अध्याय 901 बिल्कुल आश्चर्यजनक। अध्याय 901 बिल्कुल आश्चर्यजनक। ये दृश्य फिल्म की शुरुआत में आता था, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि इसका दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ना था। ये सबसे आकर्षक और लुभावना दृश्य होना चाहिए था, मूल रूप से शानदार और असाधारण। लंबी बातचीत के बाद चेन मियां का मूल विचार पहले दृश्य को बिल्कुल शानदार बनाना था। मुख्य पुरुष और क्रॉस ड्रेस्ड महिला पात्र बराबरी के होने चाहिए और कोई भी दूसरे से बेहतर न हो। चेन मियां द्वारा डांटने पर चेन हानचेन ने आधे मन से जवाब दिया। उसे इस बारे में निंगक्षी से बात करनी चाहिए। आखिर क्या उसे इस सीन में निंगक्षी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए? चेन मियां ने उसके अहंकार को नोटिस किया और उसने बस यही उम्मीद की कि चेन हानचेन बाद में भी इतना आत्मविश्वासी और निश्चिंत रह सकेगा। निर्देशक के बगल में बैठी सहायक अचानक चीखी और उसके हाथ में रखा सामान जमीन पर गिर गया। सबने उस दिशा की ओर देखा जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। फिर उन्होंने निंगक्षी को देखा जिसने अपना नया परिधान पहन लिया था। कुछ लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने निंगक्षी को पहली बार देखा था। इस क्रू में कितने हॉट लड़के हैं। ये कौन है? मुझे तो लगा था कि इस सीन में सिर्फ पुरुष और महिला ही मुख्य भूमिका में हैं। क्या यह मुख्य महिला पात्र हो सकती है? बधाई हो, आप सही कह रहे हैं। वह हमारी मुख्य नायिका निंगक्षी हैं। वाह, सीनियर निंग इस पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या शानदार जोड़ी है। जी यूमिंग निंगक्षी को घूर रही थी और उसे सीनियर कहकर पुकारने लगी और अपने मैनेजर से पहले की अपनी शिकायत को पूरी तरह भूल गई। चेन मियां ने निंगक्षी के पहनावे को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि फिल्म के पहनावे और प्रॉप्स पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना वाजिब था। क्यूई फॉन्ग ने एक नजर डाली और धीरे से बुदबुदाया, वह ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि हानचेन बहुत अच्छी है। निंगक्षी को देखते ही चेन हानचेन घबरा गया, लेकिन ज्यादा घबराया नहीं क्योंकि वो पहले से ही इस नजारे के लिए तैयार था। निंगक्षी औपचारिक पुरुष परिधान में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो निंगक्षी की नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। आखिरकार वो निंगक्षी से लंबा था। चेन मियां ने चेन हानचेन के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर अपना सिर हिलाया। सब लोग आ गए हैं, चलो शुरू करते हैं। सभी ने बातचीत बंद कर दी और अपनी अपनी जगह पर चले गए। कार्रवाई। बॉलरूम में बत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच स्टेज पर एक छोटा सा बैंड सुकून देने वाला संगीत बजा रहा था। चेन हानचेन ने पूरा काला औपचारिक सूट पहना हुआ था। सीढ़ियों के अंत में उसकी दृढ़ आकृति दिखाई दी और उसके ठीक पीछे सफेद सूट पहने निंगक्षी चुपचाप खड़ी थी। सबकी नजरों के सामने वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। चेन हानचेन का काला सूट निंगक्षी के सूट से कहीं ज्यादा सादा लग रहा था। उसके बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे और वह गर्व से अपनी आस्तीनें ठीक कर रहा था। मेहमानों की प्रभावित निगाहों से बेखौफ और बेपरवाह लग रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्क्रिप्ट में दिखाया गया था, कुलीन और घमंडी सी जिया। चेन हानचेन ने पटकथा का पालन करते हुए पीछे मुड़कर निंगक्षी से धीरे से कुछ कहा। जैसे ही उसे लगा कि उसने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, निंगक्षी मुस्कुराई और उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान खिल उठी और उसमें एक अंतर्निहित आकर्षण झलक रहा था जो आत्मविश्वास और सहजता से बुना हुआ था। अचानक सभी कलाकार हैरानी से उसे घूरने लगे और उनकी सांसें थम गईं। यहाँ तक कि चेन हानचेन भी दंग रह गए। अध्याय 902 एक महिला द्वारा छीनी गई लाइमलाइट। अध्याय 902 एक महिला द्वारा छीनी गई लाइमलाइट। अचानक सबका नियंत्रण खो गया। यह एक अपेक्षित गलती थी। जब तक चेन मियां ने दोबारा चिल्लाकर नहीं कहा, तब तक उनमें से कुछ को अभी भी यह पता नहीं था कि क्या हुआ था। विशेष रूप से चेन हानचेन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक था क्योंकि वह उस समय निंगक्षी का सबसे करीबी व्यक्ति था। सच कहें तो उन्होंने स्वीकार किया कि निंगक्षी ने एक पुरुष के रूप में बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सुर्खियां बटोर लेगी क्योंकि जब वे एक साथ दिखाई देते थे तब भी हर कोई उनकी ओर देखता था। फिर भी जिस क्षण निंगक्षी मुस्कुराई और उसकी ओर देखा, उसके चारों ओर का आभामंडल बदल गया और अचानक हर कोई अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। ये कैसे हो सकता है? मेरी मदद करो, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। जी यूमिंग ने पास खड़े क्यूई फॉन्ग की ओर हाथ बढ़ाए। वह हांफते हुए बोली, ओह, क्या तुमने वो देखा? सीनियर कितने आकर्षक थे। दिखने में हानचेन ज्यादा आकर्षक थे, लेकिन अभी सीनियर की मुस्कान तो कमाल की थी। क्यूई फॉन्ग का चेहरा उदास हो गया। वह कभी यह बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन पहले वाली घटना में तो उसकी भी धड़कनें तेज हो गई थीं। फिर उसने दूसरे कर्मचारियों और कलाकारों को देखा। कई पुरुष भी दंग रह गए थे। ऐसा नहीं था कि केवल उसका लिंग ही सभी को प्रभावित करता था। चेन मियां शांत थे क्योंकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वह चेन हानचेन के पास गए और मजाक में कहा, हानचेन, लगे रहो, किसी लड़की को सुर्खियां छीनने मत दो। चेन हानचेन ने सिर हिलाया। वह अब लापरवाही नहीं बरतेगा। अब उसे समझ आ गया था कि डायरेक्टर चेन ने उससे पहले क्यों बात की थी। सब लोग अपने अपने दायरे में आ जाओ। फिर से चेन मियां ने फिर बाकी कलाकारों से कहा, तुम लोगों ने अभी अच्छा प्रदर्शन किया। तुम्हारे वो प्रभावशाली हाव भाव कमाल के थे। अपनी गति बनाए रखो, लेकिन सिर्फ किसी एक को ही मत घूरो। दोनों ही तुम लोगों को प्रभावित करते हैं। एक घमंडी और एक उग्र, दोनों बराबरी के हैं। चेन मियां को असल में पता था कि इस दृश्य की कुंजी चेन हानचेन ही होंगे। उन्हें निंगक्षी के बराबर होना होगा ताकि दूसरे कलाकारों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल सके। भीड़ में मौजूद कलाकारों से कभी भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी उनसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया पाना ही सबसे अच्छा होता है। इस दृश्य के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि इसे पहली बार में ही पारित कर दिया जाए क्योंकि भीड़ के कलाकारों को पता चल जाएगा कि दूसरी बार क्या होने वाला है और प्रभाव कम होगा। थोड़े समय के ब्रेक के बाद दूसरा टेक शुरू हुआ।
ठीक है, सभी तैयार हो जाओ, हम शुरू कर रहे हैं। चेन मियां ने सभी टीमों को सूचित किया। भाई शी, डायरेक्टर बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। शुभकामनाएं, भाई शी। अचानक कर्मचारियों ने भी निंग शी को भाई शी कहना शुरू कर दिया। निंग शी ने सबको मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपना मग जियाओ ताओ को और हैंड वॉर्मर यूमिन को दिया। फिर वह शूटिंग स्थल की ओर चल पड़ी। चेन हानचेन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। पहले भी वह अचानक चौंक गया था, लेकिन इस बार वह तैयार था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने शांति से निंग शी को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसके आसपास का आभामंडल किसी कुलीन परिवार के युवक जैसा हो गया। अध्याय 903 स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग। अध्याय 903 स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग। मधुर संगीत बजने लगा और मेहमान खुलकर बातें करने और हंसने लगे। चेन हानचेन ने स्थिर कदमों से नीचे उतरते हुए कहा। चलते हुए उनका अंदाज पेशेवर प्रशिक्षण का नतीजा था और अब वे और भी ज्यादा सावधान थे। जाहिर है पिछले टेक से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका पूरा अंदाज अहंकारी, रौबदार और प्रभावशाली था। भीड़ में मौजूद कलाकारों ने भी सहयोग किया और उनके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था। नीचे जाने के बाद चेन हानचेन ने वेटर के हाथ से शराब का गिलास लिया और फिर स्वाभाविक रूप से अपने बगल में बैठी निंग शी से बात करने के लिए मुड़ गया। कोई संवाद नहीं था, उन्हें बस ऐसा अभिनय करना था मानो मुख्य पात्र से बात कर रहा हो। उन्होंने असल में क्या कहा, ये दर्शकों पर निर्भर था कि वे खुद अनुमान लगाएं। कलाकारों का अभिनय ही तय करता था कि दर्शक क्या कहेंगे। इस बार निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी नजरें चेन हानचेन को चिढ़ाते हुए इधर उधर घूम गईं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो वैभव से गुंथी हुई थी और तुरंत ही उसके आसपास खड़े सभी लोगों पर छा गई। वैसे चेन हानचेन का अभिनय पहले बुरा नहीं था। हालांकि निंग शी की तुलना में जिस पुरुष नायक को उन्होंने मजबूत और आकर्षक पाया था वह अचानक थोड़ा कमजोर लगने लगा। उन्हें तो ये भी लगा कि वह पंख फैलाए हुए मोर की तरह दिखावटी लग रहा है। दूसरी ओर निंग शी ने किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरा भी नहीं सोची। फिर भी यही वजह थी कि सबकी नजरें उस पर टिकी रहीं। इतना ही नहीं, सबने गौर किया कि नायिका की बेलगाम और लंपट आंखों के नीचे एक छिपी चिंगारी थी जो जिया के प्रति उसकी अकथनीय और दबी हुई भावनाओं का प्रतीक थी। इस बार निंग शी का अभिनय न सिर्फ लाजवाब था बल्कि भावनाओं से भी भरपूर था, जिसने दर्शकों को तुरंत फिल्म में खींच लिया। दोनों व्यवहारिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के समान भिन्न थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अभी भी एक बुरा कदम था। चेन मियां भी हैरान था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने कोई रत्न पा लिया है। उसने सोचा था कि निंग शी का प्रदर्शन पहले भी कमाल का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं होगा। चेन हानचेन को तेज धड़कन महसूस हो रही थी क्योंकि उसे एक ऊंचे पहाड़ को फतह न कर पाने का दबाव महसूस हो रहा था। जब उसने इस उद्योग में आने का फैसला किया था तो सभी ने उससे कहा था कि उसके गुणों के आधार पर वह इसके लिए बना है और वह जरूर बड़ा मुकाम हासिल करेगा। हालांकि इस क्षण में उन्हें अंततः पता चला कि मनोरंजन उद्योग के लिए वास्तव में क्या मायने हैं। चेन हानचेन के रूप रंग को देखकर चेन मियां को डर लगा कि कहीं वह अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। उसने स्क्रिप्ट पकड़ी और उसके पास जाकर उसे फिर से समझाया। हानचेन, तुम्हारे पहले के अभिनय में काफी सुधार हुआ है। थोड़ी और मेहनत करो और इसी गति को बनाए रखो। स्क्रिप्ट में जिया एक विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, इसलिए उसे न केवल चकाचौंध करना चाहिए बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शक्ति और प्रभाव के शिखर पर होने के कारण उसमें जो अहंकार है उसे भी चित्रित किया जाए। अगर सिर्फ सुंदर दिखने की बात होती तो वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी होता। शिष्टता और नजर बहुत मायने रखती है, समझ रहे हो? निंग शी के अभिनय पर ध्यान दीजिए क्योंकि नायिका जीवन और मृत्यु से गुजरी है, इसलिए उसकी हर हरकत और हर नजर में एक अलगपन का भाव है। अपने परिजन की मृत्यु का दर्द और दुख और वह प्रेमपूर्ण प्रशंसा जो किसी को बताई नहीं जा सकती, उसकी लापरवाही और जीवन का ये खेल, ये सब उसकी आंखों के माध्यम से दिखाया गया है। मुझे पता है, शुक्रिया डायरेक्टर। चेन हानचेन ने कैमरे का रिप्ले देखा और देखा कि कैसे वह किसी घटिया जोकर की तरह छिप गया था। सहज ही वह पूरी रिकॉर्डिंग मिटा देना चाहता था। चेन मियां ने उसका कंधा थपथपाया। मैं तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए 10 मिनट देता हूँ। चेन मियां अपनी बात समाप्त करने के बाद निंग शी की ओर चला, जो लड़कियों के एक समूह से घिरी हुई थी। अध्याय 904 सुंदर होने की बुनियादी बातें भी नहीं जानता। अध्याय 904 सुंदर होने की बुनियादी बातें भी नहीं जानता। निंग शी तुरंत उठ खड़ी हुई। डायरेक्टर चेन, क्या आप मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहते हैं? बकवास करो, मेरी गांड। चेन मियां ने उसे चिढ़कर जवाब दिया। तुम छोटी बदमाश, पिछली बार मुझसे अपनी क्षमता छिपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके मुंह से ये शब्द निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उसे छोटी बदमाश कहकर डांट दिया था। निंग शी ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। नहीं, पिछली बार तो मैं हमेशा की तरह ही थी। तुमने मुझे कोई भी सीन करने नहीं दिया। पिछली बार वह अपने साथ केवल नियमित अभिनय कौशल ही लेकर आई थी। चेन मियां अवाक रह गया। 10 मिनट बाद शूटिंग फिर से शुरू हुई। कई बार उनके टेक खराब रहे क्योंकि चेन हानचेन निंग शी की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। दोनों की प्रतिभा का स्तर बिल्कुल अलग था। फिर भी चेन मियां की इस सीन के लिए बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए वह किसी भी तरह की कमी स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि अगर वे इसी गति से शूटिंग करते रहे तो शायद ये शूटिंग समय के अंत तक चलती रहेगी। दरअसल चेन हानचेन मानसिक रूप से टूटने ही वाले थे। वे ऐसे नहीं चल सकते थे। हताशा में चेन मियां ने बीच में ही निर्णायक रूप से कट
कहा। जैसे ही उसने ये चिल्लाया, चेन हानचेन खुद को और नहीं रोक सका और दुखी होकर अपना सूट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। वह उसकी ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ बढ़ा। उसका सुंदर चेहरा धूसर बादलों से घिरा हुआ और बहुत ही भयावह लग रहा था। पूरा माहौल तनावपूर्ण था, लगभग चरम सीमा पर। सभी कलाकार और क्रू के अन्य सदस्य एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब छोटी सहायक ने चेन हानचेन को नियंत्रण खोते देखा तो वह जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। हानचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज केवल पहला दिन है, कोई परेशानी मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। निर्देशक ने पहले ही कहा है कि तुम हर बार बेहतर और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो। चेन हानचेन के गुस्से के विपरीत निंगशी, जिसने एक सफेद विंटेज अंग्रेजी शैली का टक्सीडो पहना था, ने अपना कॉलर ढीला किया और एक हाथ अपनी जेब में डाला और बेपरवाही से चली गई। चेन मियां को अपनी कनपटियां मसलते हुए सिरदर्द होने का एहसास हुआ। फिर वह पास गया और निंगशी को एक कोने में खींच लिया और धीमी आवाज में उसे सलाह देते हुए कहा, तुमने देखा कि हानचेन का प्रदर्शन वास्तव में बुरा नहीं है, पर वो नया खिलाड़ी है, तो क्या तुम खुद पर थोड़ा काबू रख सकती हो? अब एकमात्र उपाय ये था कि निंगशी खुद को नियंत्रित रखे। जब निंगशी ने ये सुना तो उसने जल्दी से चेन हानचेन की ओर देखा और फिर कहा, तो क्या हुआ अगर वह नया है? एक आदमी के रूप में वह सुंदर दिखने की बुनियादी बातें भी नहीं जानता, इसलिए बेहतर होगा कि वह जल्द ही उद्योग छोड़ दे। चेन मियां अवाक रह गए और वहां मौजूद सभी पुरुष भी अवाक रह गए। उसके शब्द बहुत कठोर थे। सभी ने अनजाने में चेन हानचेन की ओर देखा और सचमुच वह गुस्से से उबल रहा था। आखिरकार वह अभी भी जवान और जोशीला था। चेन हानचेन, जो आवेग में जाने को तैयार था, यह वाक्य सुनते ही अपनी जगह से भटक गया और उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वह गुर्राया, डायरेक्टर चेन, चलो फिर चलते हैं। चेन मियां पहली बार झिझकते हुए दिखे। चेन हानचेन के मौजूदा रवैये को देखते हुए, अगर निंगशी ने अपने करिश्मे पर थोड़ा लगाम नहीं लगाए तो ये बेहद खतरनाक होगा। अगर वे इस बार भी खराब टेक देते रहे तो चेन हानचेन की मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसे शायद कभी नहीं बचाया जा सकेगा। ऐसा साया एक अभिनेता के लिए जानलेवा होता है। चेन मियां को अपनी प्रतिभा की परवाह थी, इसलिए उसने ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। चलो भी। दुर्भाग्यवश वे दोनों बहुत दृढ़ थे और वे पहले से ही अपने अपने स्थानों पर जाकर शुरू करने के लिए तैयार थे। चेन मियां और निंगशी ने एक दूसरे को देखा और जब उन्होंने एक दूसरे के शांत, संयमित और व्यवहार को महसूस किया तो वे आश्वस्त हो गए। निंगशी के अभिनय कौशल को देखते हुए उसे अपनी भावनाओं को अपनी इच्छानुसार व्यक्त और नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए था। जब उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है तो उसे अपनी जुबान काट लेनी चाहिए थी। आखिरकार उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी और उसे किसी नए कलाकार को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल उसके पहले के अवलोकन के आधार पर चेन हानचेन का अभिनय वास्तव में हर बार बेहतर होता गया था। इसलिए शायद। अध्याय 905 पुरुषों के साथ शरद ऋतु की हवा की तरह ठंडा व्यवहार करें। अध्याय 905 पुरुषों के साथ शरद ऋतु की हवा की तरह ठंडा व्यवहार करें। जब उसने ये सोचा तो चेन मियां ने अपने दांत पीस लिए और अंततः चिल्लाया, कार्रवाई। सभी लोग अपनी सांस रोककर देखते रहे। बीच में चौकड़ी ने बजाना शुरू कर दिया। उनके ऊपर स्वप्निल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था, जबकि स्कट डांस फ्लो पर लहरा रही थीं और घूम रही थीं। घुमावदार सीढ़ियों के अंत में दो आदमी, एक सफेद कपड़े पहने और दूसरा काले कपड़े पहने, एक आगे और एक पीछे, एक कुलीन और एक इत्मीनान से, दोनों धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। इस बार चेन हानचेन का पूरा व्यवहार, उसके कदमों की आहट से लेकर उसकी आभा और उसकी निगाहों तक, यहाँ तक कि निंगशी की चिढ़ाने वाली मुस्कान का जवाब देने का पल भी बिल्कुल बेदाग था। ये जोड़ा दो समान रूप से चमकते सितारों की तरह था, जो एक दूसरे को चमका रहे थे और निखार रहे थे। कट। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। चेन मियां के भावनात्मक आह्वान के बाद लगभग सभी ने राहत की सांस ली। चेन मियां के दिल की चिंता आखिरकार दूर हो गई। शुक्र है कि चेन हानचेन इसमें कामयाब हो गया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता। हालांकि एक बार जब वे इससे उबर गए तो उनके अभिनय कौशल में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुधार और निखार आया। वाह, कमाल है। जी यूमेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मेरी फुजोशी आत्मा बाहर आने ही वाली थी। बहुत ही खूबसूरत। सीजिया को जी फेक्सियो की भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उसने उसे केवल अपने योग्य अधीनस्थ और अच्छे दोस्त के रूप में माना था। लेकिन दोनों के बीच अंतरंगता और शानदार केमिस्ट्री हर किसी को छूने के लिए पर्याप्त थी, जिससे दर्शकों के दिलों में महिला प्रधान की भावनाओं के लिए रोना आ गया। क्यूई फांग भी ईर्ष्या से भरा हुआ लग रहा था, मानो उसे इस जोड़े से बहुत तकलीफ हुई हो। ठीक है, वे काफी सुंदर हैं। जब सब लोग तालियां बजा रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे, चेन हानचेन बिल्कुल भी शांत नहीं हुए। वे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपने सहायक के हाथ से पानी की बोतल ली। आधी बोतल गटक गए, उनकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। ये बस एक शांत अभिनय का दृश्य था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई युद्ध देखा हो। प्रत्यक्षदर्शियों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी भी सदमे में हैं। क्यूई फॉन्ग ने घबराई हुई नजर से निंगशी को देखा, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। फिर वह जी यूमिंग के पास गया और बोला, यूमिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस व्यक्ति का तुम पहले जिक्र कर रही थी वही व्यक्ति है जिसे हम अभी देख रहे हैं? क्या ये डरावना नहीं है? वह सौम्यता, वह विचारशील आत्मा कहाँ चली गई? उन्होंने कहा कि वह नए लोगों को इस क्षेत्र में ढलने में बहुत मदद करेगी और उन्हें धैर्यपूर्वक सिखाएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ अभिनय करना बहुत आसान होगा।
क्या वह झूठ बोल रही थी? अभी तो बस पहला ही सीन था और चेन हानचैन तो उसकी वजह से गिरने ही वाला था। उसे शुक्र था कि निंगक्षी के साथ उसके इतने सीन नहीं थे। जी यूमिंग ने अपने होंठ काटे और जवाब दिया, लेकिन जब वह मेरे साथ अभिनय कर रही थी तो वह वास्तव में बहुत विचारशील और बहुत सहज थी। मुझे लगता है कि आप इसके लिए हमारे सीनियर को दोष नहीं दे सकते। क्या उसके पास इतने अद्भुत अभिनय कौशल होना गलत है? कहानी की वजह से उन दोनों को इस दृश्य के लिए अतिरिक्त नाटकीय होने की आवश्यकता है। यह अपरिहार्य है। क्यूई फांग अवाक रह गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि यह मतभेद लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण था? लड़कियों के लिए वह बसंत की हवा की तरह गर्म और कोमल थी, जबकि पुरुषों के लिए वह पतझड़ की हवा की तरह ठंडी थी। कुछ ठीक नहीं था। चेन मियां ने समय देखा। आज बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास समय नहीं होगा। चलो बाकी दृश्य कल जारी रखेंगे। सबने खूब मेहनत की है, चलो आज का काम निपटाते हैं। हालांकि उन्होंने उस दिन के दृश्य पूरे नहीं किए थे, फिर भी इस महत्वपूर्ण दृश्य में उनका प्रदर्शन बेहतरीन था। जब चेन मियां ने आखिरकार निंगक्षी को अकेले में पा लिया तो वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, अगर चेन हानचैन इस बार भी आपकी गति के साथ नहीं चल पाता तो क्या आप पीछे हट जाते? अध्याय 906 नर्म। अध्याय 906 नर्म। निंगक्षी मुस्कुराई। उसकी आंखें पहली बार खिले हुए केकड़े जैसे मुड़ी हुई थीं। बिल्कुल नहीं, मुझे आपके मूल्यांकन पर भरोसा है, डायरेक्टर चेन। अगर वो ये भी नहीं संभाल सकते तो ये आपके नाम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस बार वह सामान्य व्यवहार कर रही थी, कोई अतिरिक्त प्रयास भी नहीं कर रही थी और न ही नरमी बरत रही थी। उस साल जब उसने जियांग मुये को मात दी थी वह क्रूर थी। चेन मियां उस मुस्कुराहट से लगभग चकाचौंध हो गया और उसने असहाय होकर कहा, बस बहुत हो गया। क्या आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? मुझे खेद है, मैं समय पर खुद को समायोजित नहीं कर पाया। चेन मियां अवाक रह गया। जब दोनों बातें कर रहे थे चेन मियां ने अपनी आंख के कोने से के मिंग्यू को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। मिंग्यू, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं यहाँ सीनियर निंगक्षी से बात करने आया हूँ। कि मिंग्यू का हमेशा की तरह भावशून्य चेहरा असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। निंगक्षी ने उत्सुकता से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या जरूरत है। सभी नए लोगों में से उसे कि मिंग्यू को पढ़ना सबसे मुश्किल लगा। हालांकि उसे उसके साथ एक अजीब सी जान पहचान का एहसास हुआ। अफसोस की बात है कि आज उन्हें उनके साथ शूटिंग करने का मौका नहीं मिला। वे अगले दिन ही मिलेंगे। क्या मुझे आपके हस्ताक्षर मिल सकते हैं? मैं आपका प्रशंसक हूँ, कि मिंग्यू ने बिना किसी भाव के कहा। मेरी फैन? निंगक्षी ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। बिल्कुल। फिर निंगक्षी ने उसके हाथ से नोटबुक और कलम उठाकर उसे अपना ऑटोग्राफ दिया और साथ ही प्रोत्साहन के कुछ शब्द भी कहे। धन्यवाद सीनियर। कि मिंग्यू ने अपने होंठ भींचे, झुककर प्रणाम किया, फिर बिना कोई छोटी मोटी बात किए चला गया। चेन मियां ने निंगक्षी को देखा, फिर अचानक गंभीरता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैंने उसे कैसे खोजा? कैसे? निंगक्षी ने पूछा। वह अकादमी से नहीं है, वह खुद मेरे पास आया था। उस समय मैंने एक उपयुक्त द्वितीयक पुरुष प्रधान पात्र की तलाश में बहुत समय बिताया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कोशिश करने दिया। हालांकि उसने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या वह खुद तुम्हारे पास नहीं आया था? उसने तुम्हें मना क्यों किया? निंगक्षी समझ नहीं पाई। वह मुख्य पुरुष पात्र बनना चाहता था। सच कहूँ तो उनकी छवि इस फिल्म के मुख्य पुरुष किरदार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। क्या आप उन्हें बाद में मना पाए? चेन मियां ने सिर हिलाया। मैंने उसे पहले मुख्य पुरुष भूमिका वाले कुछ दृश्य करने दिए, लेकिन उसकी छवि उसमें फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने उसे मुख्य पुरुष भूमिका के लिए कोशिश करने की सलाह दी। वह नहीं माना, इसलिए बाद में मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना पड़ा। निंगक्षी थोड़ी हैरान हुई। डायरेक्टर चेन को खुद बुलाना सिर्फ एक्टिंग स्किल्स से पास होने जितना आसान नहीं होगा। चेन मियां रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। चूंकि चेन मियां ने ऐसा ही कहा था, निंगक्षी ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। ओह डायरेक्टर चेन, क्या मिलने की इजाजत है? मेरी एक दोस्त है जो आकर मेरा काम देखना चाहती है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि शूटिंग पर कोई असर न पड़े। जरूर, अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। चेन मियां ने आसानी से सहमति जताई। जब वे दोनों बात कर रहे थे चेन मियां ने कुछ ही दूरी पर एक और छाया को झांकते देखा। पता चला कि वहां और भी लोग थे जो वहीं रुक गए थे। चेन मियां ने असहाय होकर जी यूमिंग की ओर देखा और पूछा, निंगक्षी भी यहाँ है? जी यूमिंग ने सिर हिलाया। चलो, मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगा। आमतौर पर अभिनेता काम के बाद बातचीत करने के लिए निर्देशक की तलाश करते हैं, लेकिन इस बार वे सभी नायिका के लिए यहाँ थे। यूमिंग, काम खत्म हो गया, क्या तुम अभी नहीं जा रही हो? निंगक्षी का स्वर स्पष्ट रूप से नर्म हो गया जब उसने जी यूमिंग से बात की। वह धीमा स्वर। जी यूमिंग ने अवचेतन रूप से उसके कोमल कानों को चुटकी से दबाया। वरिष्ठ, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? अध्याय 907 एक स्तब्ध कर देने वाला चुंबन। अध्याय 907 एक स्तब्ध कर देने वाला चुंबन। जरूर। निंगक्षी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जी यूमिंग ने जल्दी से अपना फोन आगे बढ़ा दिया। निंगक्षी ने अपना नंबर डाला, फिर फोन वापस करने से पहले अपने नंबर पर मिस्ड कॉल किया। ये देखकर कि निंगक्षी इतनी मिलनसार थी, जी यूमिंग ने फिर से पूछने का साहस जुटाया, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? मेरी वीचैट आईडी मेरा फोन नंबर है, आप मुझे इसमें जोड़ सकते हैं। ओह ठीक है, शुक्रिया सीनियर। सीनियर, क्या आपको अपना मेकअप हटाने की जरूरत नहीं है? जी यूमिंग ने पुरुष पोशाक में निंगक्षी को देखते हुए अपनी लार निगल ली। निंगक्षी ने अपने कपड़े पहने हुए थे,
लेकिन वे फिर भी पुरुषों के ही कपड़े थे। यह एक कैजुअल पोशाक थी, जीन्स और हुड वाली जैकेट जो गतिशील और आरामदायक लग रही थी। यह एक बहुत ही कैजुअल लुक था, फिर भी जब उसने इसे पहना तो ये तुरंत आकर्षक लग रहा था। इस समय तो मेरे लिए घर पहुंचना बहुत भीड़भाड़ वाला होगा। मैं मेट्रो से जाने की सोच रही हूँ, वह ज्यादा सुविधाजनक है, निंग शी ने जवाब दिया। ओह ठीक है, जी यूमिन कहना ही चाहती थी कि वह भी मेट्रो ले रही है। तभी उसका फोन बज उठा। उसके मैनेजर का फोन था जो उसे लेने आया था। इस प्रकार वह केवल निंग शी को विदाई दे सकती थी। यूमिंग, इधर आओ। भाई फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? जब जी यूमिंग ने अपने अधेड़ मैनेजर को सड़क किनारे खड़ा देखा तो वह दुखी हो गई। कियान झाओफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस युवा मिस को कैसे नाराज कर दिया। जाहिर है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज कैसा रहा? तुमने कोई परेशानी तो नहीं की? मैंने तुमसे कहा था कि अब नायिका बनने के बारे में मत सोचना। अगर तुम निंग शी से नाखुश भी हो तो तुम्हें सब्र रखना होगा। लेकिन अगर तुम सचमुच अब अभिनय नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह उसे इस फिल्म में अभिनय करने से रोकने में अधिक प्रयास करना चाहेंगे, बजाय इसके कि वह इसे बर्बाद कर दे। जब जी यूमिंग ने ये सुना तो वह तुरंत डर के मारे उछल पड़ी। निंग शी से कौन नाखुश है? बकवास मत करो। आज सुबह आप बस ये सुबह बीती बात हो गई। जो भी हो, मैं निंग शी से नाखुश नहीं हूँ। मैं तीसरी मुख्य नायिका बनना चाहती हूँ। मैं इसके लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। कियान झाओफेंग उलझन में था। स्त्रियां सचमुच अथाह थीं। निंग शी ने लू टिंगजियाओ को पहले ही बता दिया था कि वह उसके घर रात के खाने पर जाएगी, इसलिए काम खत्म होने के बाद वह वहां चली गई। प्लेटिनम पैलेस के सामने मो लिंगटियन, जिसे लू टिंगजियाओ ने बाहर निकाल दिया था, ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। अरे अरे अरे, रात के खाने का समय हो गया है। क्या तुम मुझे रात के खाने के लिए नहीं रोकोगे? निंग शी आज रात को आ रही है, लू टिंगजियाओ ने तुरंत कहा, ये दर्शाते हुए कि वह परेशान नहीं होना चाहता था। मो लिंगटियन ने उपहास किया, मैंने तुम्हें शुरू से ही देखा है। वास्तव में ये तुम्हारे लिए भाइयों से पहले कुदाल है। कल्पना कीजिए कि वह उससे इतनी सारी बातें करने के लिए यहाँ तक आया था। इसी विषय पर बात करते हुए आप टांग लैंग से पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते? वह इतने लंबे समय से उन लोगों के साथ है। क्या वह उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकता? वह मेरा इंसान नहीं है। इसका मतलब था कि अगर टांग लैंग कुछ भी कहे तो भी वह उस पर यकीन नहीं करेगा। इसके अलावा उस व्यक्ति की शालीनता को देखते हुए अगर वह टांग लैंग ही क्यों न हो, वह शायद अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताएगा। वह पहले से ही आपके कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। वह आपका आदमी कैसे नहीं हो सकता? मो लिंगटियन बुदबुदाया। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। पास आ रहा आदमी ज्यादा बूढ़ा नहीं था और उसने एक फैशनेबल कैजुअल पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और वह उभयलिंगी लग रहा था, साथ ही बेबाकी और बेबाकी का आभास भी दे रहा था। एक नज़र में ही आपको पता चल जाएगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनेक लोगों को आकर्षित किया था। अहंकार से चुनौती महसूस करते हुए मो लिंगटियन ने अवचेतन रूप से लंबे समय तक देखा और फिर लू टिंगजियाओ से पूछा, वह कौन है? आपके भाई का दोस्त। उस दिशा में केवल लू जिंगली और लू टिंगजियाओ के बंगले थे, इसलिए यदि वह लू जिंगली को नहीं ढूंढ रहा था तो वह लू जिंगली के लिए यहाँ आया होगा। इससे पहले कि मो लिंगटियन लू टिंगजियाओ का जवाब सुन पाता, उसने देखा कि वह युवक उनके पास आ गया था और अधिक सटीक रूप से लू टिंगजियाओ के ठीक सामने। वह युवक गाड़ी नहीं चलाता था, इसलिए शायद दौड़कर आया था और हाँफ रहा था। उसकी गोरी और खूबसूरत गर्दन पसीने से तर थी। पास आकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लू टिंगजियाओ की गर्दन पकड़कर उसे चूम लिया। फिर उसने आंखें मूंद लीं और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आए? मो लिंगटियन मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वह अवाक था। अध्याय 908। क्या मैं खतरे में नहीं हूँ? अध्याय 908। क्या मैं खतरे में नहीं हूँ? क्या तुमने मुझे याद किया? उसने अभी क्या देखा? स्वर्ग गिर गया और पृथ्वी टूट गई, समुद्र सूख गया और चट्टानें नर्म हो गईं क्योंकि गड़गड़ाहट की आवाज ने आकाश को हिला दिया। ये दृश्य उससे भी अधिक चौंकाने वाला था जब उसने पहली बार लू टिंगजियाओ को छोटे खरगोश के साथ देखा था। मो लिंगटियन स्तब्ध रह गया। रात्रि का आकाश धुंधला हो गया तथा क्षितिज नारंगी सूर्यास्त की चमक से जगमगा उठा। जब उस युवक ने लू टिंगजियाओ को घूरा तो उसकी बेबाक और बेकाबू आभा प्रेम और अविभाज्यता के धागों में बदल गई। उसकी मनमोहक आंखें पल भर में इतनी खूबसूरत हो गईं कि दिल और रूह दोनों झंकृत हो गए। जैसे ही लू टिंगजियाओ ने उस आदमी को देखने के लिए अपनी नजरें नीचे झुकाईं, उसकी आंखों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलकर झरने के पानी में बदल गई। उसकी आंखें कोमल और अनमोल थीं, मानो वह अपनी पूरी दुनिया को देख रहा हो। मो लिंगटियन को अचानक ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से मार्मिक लगा। वाह, वो पागल हो गया होगा। उसने तो सोचा था कि लू टिंगजियाओ और इस आदमी के बीच की बातचीत दिल को छू लेने वाली थी। शैतान का आश्वासन पाकर निंग शी तुरंत संतुष्ट हो गई। सचमुच उसकी उपचार शक्ति निर्विवाद थी, यहाँ तक कि दिन भर की शूटिंग की थकान भी गायब हो गई। उसे लग रहा था जैसे शैतान की बेवजह की ईर्ष्या निराधार थी। उसके सामने इतना आकर्षक पुरुष होने के बावजूद यह आश्चर्य की बात थी कि वह अभी तक मोहित नहीं हुई थी। वह किसी और की तरफ 2 बार क्यों देखेगी? जब उसने देखा कि वे दोनों उसके अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए हैं तो मो लिंगटियन आखिरकार खुद को और नहीं रोक सका और कमजोरी से अपने हाथ ऊपर उठा लिए। खांसी, दोस्तों, यहाँ अभी भी कोई और है। उसे लगा जैसे उसने अचानक कोई अनमोल चीज बिगाड़ दी हो। क्या इसके लिए उसे मार दिया जाएगा? यह सही नहीं हो सकता। उसने कुछ भी बिगाड़ा नहीं था।
वह बस चुपचाप खड़ा था और वह भी एक पीड़ित था। अरे मास्टर मो, आप भी यहाँ हैं। जब निंगक्षी ने किसी और की आवाज़ सुनी तो उसने पलटकर मो लिंगटियन की ओर देखा। मो लिंगटियन रोने ही वाला था। भाई, मैं तो हमेशा से यहाँ रहा हूँ। ये कैसी नज़र है? निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ के कंधों पर हाथ रखते हुए क्षमा याचना भरे स्वर में कहा। मुझे सचमुच बहुत दुख है। आमतौर पर जब मैं अपने प्रिय के साथ होती हूँ तो मेरे लिए किसी और पर ध्यान देना मुश्किल होता है। मो लिंगटियन पूरी तरह से अवाक था। लू टिंगजियाओ को वास्तव में एक आदमी डार्लिंग कह रहा था और वह वास्तव में इससे काफी खुश दिख रहा था। मो लिंगटियन का दिमाग लगभग टूट गया था। लू टिंगजियाओ, तुम्हें क्या हुआ है? जब मैंने तुमसे पहली बार पूछा था तो तुमने कहा था न कि तुम इस तरफ नहीं झूलती। तो अब क्या हो गया है? मुझे ये मत बताना कि पहले वाला खरगोश बस ध्यान भटकाने के लिए था और तुम्हें असल में मर्द पसंद है। छी, तो क्या मैं खतरे में नहीं हूँ? और उस जियाओ का क्या करें? और यह निंगक्षी है। लू टिंगजियाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। लू टिंगजियाओ के इन शब्दों से मो लिंगटियन उस अफरा तफरी के बीच एकदम हक्का बक्का रह गया। तुमने क्या कहा? उस समय एक नर्म और प्यारा सा बन हवा की तरह दौड़ा, लू टिंगजियाओ की ओर नहीं बल्कि युवक के पैरों की ओर। उसकी आंखें सुखद आश्चर्य और निर्भरता से भरी थीं। छोटे बन की श्रद्धा भरी इस निगाह ने उसे अजीब तरह से परिचित सा महसूस कराया। आखिरकार ये छोटा लड़का लू टिंगजियाओ जैसा ही था। वे खरगोश के अलावा किसी और के साथ इतने भावुक या अंतरंग नहीं हुए थे। पिछली बार लू चोंगशान के जन्मदिन के भोज में उसने स्वयं देखा था कि खरगोश के सामने छोटा खरगोश कितना आज्ञाकारी और प्यारा था। जब निंगक्षी ने उस छोटे बन को देखा तो वह मो लिंगटियन और शैतान के जादू को भूल गई। उसने तुरंत उस छोटे बन को उठा लिया। अध्याय 909 जाओ बदलो। अध्याय 909 जाओ बदलो। जब निंगक्षी ने लिटिल ट्रेजर को रोएदार ऊनी कार्टून पजामा, टोपी पर छोटे भालू के कान और नितंबों पर गोल पूंछ पहने देखा तो वह उसकी क्यूटनेस में डूब गई। ओह, मेरा बच्चा आज कितना क्यूट लग रहा है। तुम्हारे पापा को आखिरकार खूबसूरती की जरूरत समझ आ गई है। उस पल उस युवती का भेष और बाहरी आवरण उतर गया और वह छोटी सी बन्नी को ले गई। अब बस उसका असली रूप ही बचा था और मो लिंगटियन को आखिरकार लू टिंगजियाओ पर यकीन हो गया। ये तो सचमुच उस बन्नी जैसी लगती है। निंगक्षी जब उस छोटे बन को घर के अंदर ले गई तो मो लिंगटियन बाहर सदमे में रह गया। अरे, ये तो कमाल है। लू टिंगजियाओ, क्या ये बदमाश 72 तरह के कपड़े पहन सकता है? एक धूर्त लोमड़ी से लेकर एक छोटे खरगोश, एक शूटिंग मास्टर, एक छोटी नौकरानी और यहाँ तक कि एक पुरुष भेष तक, ये सब उसके लिए बहुत स्वाभाविक था। एक महिला जो लू टिंगजियाओ को बांध सकती है, उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब उसे अंततः पता चल गया था कि लू टिंगजियाओ को पुरुष पसंद है और एक निश्चित पार्टी में एक पुरुष के साथ उसके खुलेआम चुंबन के बारे में पिछली अफवाहें कहाँ से आई थीं। वह सचमुच अफवाहों को हवा देना जानता था। लिविंग रूम में मिस जियाओशी, थोड़ी देर में डिनर तैयार हो जाएगा, थोड़ा जूस पी लीजिए। मिस जियाओशी, कुछ फल खाओ। मिस जियाओशी, क्या आप मिठाई चाहेंगी? घर पर नौकरानियां कई बार जलपान लेकर आई थीं। इससे पहले कि लू टिंगजियाओ ने उसके माथे पर मालिश की और फिर निंगक्षी से कहा, ऊपर जाओ और कपड़े बदल लो। किस लिए? बार बार कपड़े बदलते रहना कितना असुविधाजनक है। निंगक्षी बुदबुदाई। लू टिंगजियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक निश्चित दिशा की ओर देखती रही। रसोई और खिड़की के बाहर बगीचे में वान वान समेत कई नौकरानियां पहले ही कई बार झांक चुकी थीं और अक्सर चीजें देने आती थीं। इससे पहले जब निंगक्षी औरतों के वेश में होती थी तो वह इन सभी नौकरानियों को अपने खिलाफ से अपनी पसंद बनाने के लिए मना लेती थी। अब उसके पुरुष वेश में और क्या क्या हो सकता है? क्या अंदर जो सुंदर लड़का है वह सचमुच मिस जियाओशी है? बिल्कुल नहीं, वे शायद मजाक कर रहे हैं। वान वान ने ऐसा कहा, उसे गलत नहीं होना चाहिए, वरना मिस जियाओशी के अलावा क्या आपने हमारे मास्टर के इतने करीब किसी को देखा है? मैंने आपके और लिटिल ट्रेजर के लिए एक ही श्रृंखला के पजामा खरीदे हैं। लू टिंगजियाओ ने अंततः उत्तर दिया। सच में? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं अभी कपड़े बदलने जा रही हूँ। निंगक्षी ने जब ये सुना तो वह सीढ़ियों से ऊपर भागी। कुछ ही क्षणों बाद निंगक्षी नए कपड़े पहनकर नीचे आई। लिटिल ट्रेजर का पायजामा सेट एक छोटे भालू जैसा था, जबकि निंगक्षी का एक छोटे खरगोश जैसा। उसके सिर पर लंबे कान बेहद प्यारे लग रहे थे। निंगक्षी सीढ़ियों से उतरी और लू टिंगजियाओ के सामने घूम गई। मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? उफ, लू टिंगजियाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे कपड़े खरीदोगे। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। निंगक्षी ने अपनी भौहें उठाईं। अच्छा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? आप जो भी पहनते हैं मुझे वह पसंद है। निंगक्षी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे लगा कि उसकी लड़कियों को लुभाने की कला की तुलना में गंभीर दिखते हुए लड़कियों को लुभाने का शैतानी हुनर वाकई कमाल का था। रात के खाने के बाद अपने अपार्टमेंट में लौटते हुए निंगक्षी ने झूम कीर को बुलाया। नमस्ते कीर। जियाओशी, ये तुम हो? क्या हो रहा है? फोन के दूसरी तरफ से जूम कीर की हैरान आवाज सुनाई दी। बात उस बात की है जिस पर हमने बात की थी कि तुम सेट पर आना चाहती हो। मैंने डायरेक्टर से पूछा है और उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम कभी भी आ सकती हो। निंगक्षी लड़कियों से किया अपना वादा कभी नहीं भूलती। जब जूम कीर ने ये सुना तो वह तुरंत खुश हो गई। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। निंगक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि जूम कीर की तरफ काफी शोर हो रहा है। कीर, क्या तुम घर पर नहीं हो? अध्याय 910 आपको सिखाता है कि कैसे इंसान बने। अध्याय 910 आपको सिखाता है कि कैसे इंसान बने।
जून कीर ने आह भरी और झिझकते हुए कहा, मैं शहर के केंद्र में एक इंटरनेट कैफे में हूँ। इंटरनेट कैफे? निंग शी थोड़ा चौंकी। जून कीर ऐसी जगह क्यों जाएगा? मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। जून कीर ने रुककर बताया, पिछली घटना के बाद मेरे पिता ने उसे रात 9 बजे के बाद बाहर जाने से मना कर दिया था, लेकिन वह मेरी जानकारी के बिना ही भाग गया। अगर मैं उसे जल्दी वापस नहीं लाया और मेरे पिता को वापस आकर पता चल गया तो वह जरूर गुस्से से भर जाएंगे। बहन, तुम बहुत शोर मचा रही हो, क्या तुम अपना फोन कहीं और ले जा सकती हो? दूसरी तरफ से जून रोंगुआंग को कराहते हुए सुना गया। रोंगुआंग, हमारे पिता आज रात घर आएंगे। पिताजी, क्या आप मुझे धमकाने के लिए हमारे पिता का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं तो बस खेल खेल रहा हूँ और लोगों को नहीं मार रहा हूँ। क्या मुझे थोड़ी आज़ादी नहीं मिल सकती? समस्या यह है कि तुम्हारी आखिरी परीक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं, फिर भी तुम गेम खेलते रहते हो। और खुद ही गिन लो कि तुमने इन गेम्स पर कितना पैसा खर्च किया है। तुमने इन गेम्स के जरिए लोगों के साथ ऑनलाइन रिश्ते भी बनाए हैं। चले जाओ, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। क्या तुम्हारा काम हो गया? जूंग रोंगुआन का स्वर बहुत बुरा था, मानो वह भूल गया हो कि कैसे एक बार उसके पिता ने उसे गोली मार दी थी और जो हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद थे। जूंग रोंगुआन का घिनौना स्वर सुनकर निंग शी के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि जब उसने जूंग कीर से बात की तो उसका स्वर नर्म रहा। कीर, क्या तुम मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हो कि तुम्हारा भाई कौन सा गेम खेल रहा है और उसकी आईडी क्या है? फिर चुपके से मुझे बता देना, ठीक है? जूंग कीर ने निंग शी के निर्देशों का पालन किया और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। फिर वह निंग शी को बताने के लिए चली गई। खेल का नाम सैंक्चुरी है और उसकी आईडी ग्लोरी ऑफ लाइट है। लगता है वह आज रात खेल में किसी से शादी करने वाला है। मैं उसे कितना भी कहूँ, वह घर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गया। कीर, थोड़ी देर बैठने के लिए कोई जगह ढूंढो, मैं कोई रास्ता सोचूंगा कि वह आज्ञाकारी होकर घर चला जाए। जूंग कीर ने यह नहीं पूछा कि निंग शी क्या करने वाली थी, उसने बस उस पर भरोसा किया। फोन रखने के बाद निंग शी ने अपना लैपटॉप खोला और फिर अपने डेस्कटॉप पर अभयारण्य आइकन पर क्लिक किया। यह वह खेल था जिसमें वह जियांग मुये के साथ राजदूत थी और यह वह खेल माना जाता था जिसे निंग शी ने सबसे लंबे समय तक खेला था। ये बदमाश वास्तव में नरक का रास्ता अपनाना चाहता था, जबकि स्वर्ग का रास्ता भी एक था। वह पहले से ही वयस्क था, फिर भी उसने एक लड़की को देर रात उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने दिया और यहाँ तक कि उसके साथ बहुत अपमानजनक तरीके से बात की। उफ, अगर उसने आज रात उसे इतनी बेरहमी से नहीं मारा कि उसने अपना गेम डिलीट कर दिया तो उसे पियर्सिंग विंड नहीं कहा जाएगा। निंग शी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी ही महिला को धमकाया जा रहा हो, क्योंकि वह अपनी गेम आईडी से लॉग इन कर रही थी और जूंग रोंगुआन पर हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे ही निंग शी ने लॉग इन किया, तुरंत सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आया, पी के लीडरबोर्ड पर नंबर 1 पियर्सिंग विंड आ गया है। जब उसने और जियांग मुये ने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से गेम का प्रचार किया तो उन्होंने अन्य उपयोगकर्ता नामों का उपयोग किया था, लेकिन यह निंग शी की असली आईडी थी। जैसे ही चमकदार लाल सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, दुनिया में तुरंत विस्फोट हो गया। दुनिया ने समझाया, वाह, आज रात तो कमाल हो गया। सभी लीडरबोर्ड मास्टर्स आ गए हैं, यहाँ तक कि पियर्सिंग विंड भी, जो काफी समय से ऑनलाइन नहीं था। दुनिया ने आगे कहा, आखिरकार ये पहले गुट के नेता ग्लोरी ऑफ लाइट और दूसरे गुट के नेता इन वाटर्स डायरेक्शन की शादी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पियर्सिंग विंड को कोई निमंत्रण मिला हो। लेकिन अगर पियर्सिंग विंड को निमंत्रण मिला तो यह अजीब है। पियर्सिंग विंड हमेशा अकेले ही दौड़ता है और किसी गुट में शामिल नहीं होता। पियर्सिंग विंड किसी गुट से दोस्ती नहीं करेगा। ओह ओह ओह, मैं देख रहा हूँ कि भेदी पवन दियासलाई बनाने वाले के मंदिर की ओर आ रहा है। लगता है यह अनचाहा मेहमान सचमुच शादी में आने वाला है। अध्याय 911, मैं एक पत्नी चुराने जा रहा हूँ। अध्याय 911, मैं एक पत्नी चुराने जा रहा हूँ। खेल में भेदी पवन, ग्लोरी ऑफ लाइट के निर्देशांक के लिए अनुरोध करना। निंग शी ने कीबोर्ड पर क्लिक किया और यह संदेश दुनिया को जारी कर दिया। दुनिया, ओह, गुरु सचमुच प्रकट हो गए हैं। ये सेनाओं का एक समूह चित्र है। गुरु, मैं आपके लिए बंदरों को जन्म देना चाहती हूँ। अरे, मरना चाहते हो? भेदी हवा की तो बीवी है, तो क्या मैं स्वामी की रखेल नहीं बन सकती? हाँ, तुम्हें देखना चाहिए कि पियर्सिंग विंड की पत्नी कौन है। फॉलना ब्लूम के पति को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी पत्नी? मालिक ने उससे शादी नहीं की। बिल्कुल सही था। निंग शी के गेम अकाउंट का यूजर नेम एक पुरुष प्रोफाइल था। चूंकि उसका अटैक स्कोर गेम में सबसे ऊपर था और वह पूरे साल लीडरबोर्ड में सबसे आगे रहती थी, इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से सभी महिला खिलाड़ियों की शादी के लिए नंबर 1 पसंद के रूप में जाना जाता था। जिस पत्नी की वे बात कर रहे थे उसका नाम जियांग मुये था। जियांग मुये को उस समय निंग शी ने धोखा दिया था और उसने फॉलना ब्लूम नाम की एक महिला प्रोफाइल का इस्तेमाल करके खेला था, क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ दिखाई देते थे और क्योंकि जियांग मुये खेल में निंग शी का एकमात्र अच्छा दोस्त था। बाहरी दुनिया हमेशा उन्हें एक जोड़ी के रूप में ही देखती थी। जब किसी ने निंग शी जूंग रोंगुआंग के निर्देशांक भेजे तो निंग शी तुरंत अपने गंतव्य की ओर दौड़ पड़ी। उस समय खेल में कुछ अच्छे दोस्तों ने वॉयस नोट आमंत्रण की पेशकश की थी। निंग शी ने पॉपअप बॉक्स को देखा और सुनने के लिए क्लिक किया। तभी जियांग मुये की आवाज सुनाई दी, अरे बदमाश, तुम आखिरकार ऑनलाइन हो। तुम मैचमेकर के मंदिर में किस लिए जा रहे हो?
जल्दी करो, लड़ाई शुरू करते हैं। मुझे परेशान मत करो, मुझे गंभीर मामले निपटाने हैं। मैचमेकर के मंदिर में आप कौन से गंभीर मामले रखेंगे? हम। फोन के दूसरी तरफ निंगशी ने शरारत से हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक पत्नी चुराने जा रहा हूँ। क्या? जियांग मुये का गला लगभग घुट गया। तुमने अभी क्या कहा? वह बहुत समय से ऑनलाइन नहीं थी और पहली चीज जो वह करना चाहती थी वह थी एक महिला को छीनना। क्या यह उसके साथ धोखा नहीं था? आखिरकार खेल में हर कोई यही सोचता था कि वह निंगशी के साथ जोड़ी बना लेगा। जब निंगशी को लगा कि झुंगकीर देर रात तक इंटरनेट कैफे में इंतजार कर रहा है तो उसने जियांग मुये से बात करने में और समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना उड़ने वाला घोड़ा बुलाया और मैचमेकर के मंदिर की ओर चल पड़ी ताकि झुंग रोंगुआंग के समूह के साथ समय पर पहुंच सके। ये गेम बिल्कुल वास्तविक रूप से बनाया गया था। शादी का सेट चारों ओर लाल रंग का था और उस पर फूलों की धारियां थीं और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। एक पुरुष खिलाड़ी अपने सिर के ऊपर ग्लोरी ऑफ लाइट की पहचान के साथ ऊंचे घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के अनुरक्षक दल का नेतृत्व कर रहा था। उसके पीछे एक पालकी थी जिसमें गर्व था और बगल में बैठे लोग उच्च स्तरीय खिलाड़ी थे। वे सभी लीडरबोर्ड पर प्रसिद्ध लोग थे, भले ही वे गुट के नेता न हों। सेना चल ही रही थी कि अचानक आसमान से एक ड्रैगन की कराह की गूंज सुनाई दी। ये खेल में मौजूद एकमात्र ड्रैगन शैली के उड़ने वाले घोड़े की घृणा भरी चीख थी। जब उन्होंने ड्रैगन की चीख सुनी तो सभी खिलाड़ियों को पता चल गया कि खेल का नंबर 1 मास्टर पियर्सिंग विंड आ गया है। उस समय झुआग रोंगुआंग, जो इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर के सामने बैठा था, ने तुरंत अपनी चमकती आंखों से उस आदमी को देखा जो आकाश से आया था। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। उफ़, मैं तो मस्त हूँ। मेरी अभी अभी शादी होने वाली है और पियर्सिंग विंड भी शादी में शामिल होने के लिए यहाँ है। उसके बगल में झुंग रोंगुआंग के बदमाश दोस्त भी प्रशंसा में चिल्लाए, वाह, ये ड्रैगन है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि इसे भुनाने से पहले आपको लगातार 100 लड़ाइयाँ जीतनी होंगी। पूरे देश में केवल पियर्सिंग विंड ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन वह अचानक क्यों आया? इसमें अजीब क्या है? मैं तो आखिरकार नंबर 1 गुट का नेता हूँ। जिस क्षण झुंग रोंगुआंग ने ये कहा, उसके मित्र अचानक स्क्रीन की ओर देखने लगे और फिर पीले पड़ गए और फिर घबराकर चिल्लाने लगे, हे प्रभु, रोंगुआंग, जल्दी भागो। क्या बात है? इतना हंगामा किस बात का है? झुंग रोंगुआंग ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर खुद को हक्का बक्का पाया। पूरी स्क्रीन खून की तरह लाल थी। भेदी पवन ने अप्रत्याशित रूप से उस पर नरसंहार मोड चालू कर दिया था। अध्याय 912, यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए। अध्याय 912, यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए। नरसंहार मोड युद्ध की तलाश से अलग था क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले प्रतिद्वंद्वी की स्वीकृति और सहमति जरूरी थी। नरसंहार मोड शुरू करने का मतलब था कि अगर प्रतिद्वंद्वी आपसे लड़ना नहीं चाहता तब भी आप तुरंत उसे मार सकते थे। बेशक किसी को जबरदस्ती मारने पर सजाएं भी होती थीं। नरसंहार मोड शुरू करने के बाद खिलाड़ी खुद रेड लिस्ट में शामिल हो जाता और एक राक्षस बन जाता, फिर कोई भी उसे मार सकता था। शुरुआत में तो सभी खिलाड़ी फोरम पर छा गए थे, ये जानकर हैरान थे कि पियर्सिंग विंड ग्लोरी ऑफ लाइट की शादी में शामिल होने वाला है। किसी ने तो ये भी अनुमान लगाया था कि पियर्सिंग विंड गुट में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन अगले ही पल सभी ने उसे अपनी काठी से उतरते और नरसंहार मोड में जाकर सबको चौंकाते हुए देखा। युद्ध देवता का कवच पहने उस आदमी का खून से लाल रंग हो गया क्योंकि उसके हाथ में पकड़ी विशाल दरांती आकाश को चीर रही थी। लाल अर्धचंद्राकार प्रकाश ग्लोरी ऑफ लाइट के शरीर पर पड़ा और तुरंत ही उसका आधा खून बह गया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, पियर्सिंग विंड ने कुछ और चालें चलीं और निर्दयता से वार किया, जिससे ग्लोरी ऑफ लाइट पूरी तरह से मृत होकर फर्श पर गिर पड़ी। इससे पहले पूरी दुनिया के चैनल टिप्पणियों और अटकलों से भर गए थे, लेकिन उस समय सब शांत हो गया। इंटरनेट कैफे में झुंग रोंगुआंग ने गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मारा। अरे, उस कमीने ने तो मुझे मारने की हिम्मत की। उसके आसपास खड़े उसके दोस्त अचंभित रह गए। आखिर हुआ क्या? तुम स्तब्ध क्यों हो? जल्दी से मुझे होश में लाओ, झुंग रोंगुआंग ने दुखी होकर पूछा। ओह, खेल में एक मेडिकल खिलाड़ी ने उसे जीवन का इंजेक्शन दिया था और झुंग रोंगुआंग तुरंत पुनर्जीवित हो गया था। हालांकि अगले ही सेकंड में स्क्रीन पर एक और लाल चमक चमक उठी और झुंग रोंगुआंग का किरदार फिर से जमीन पर गिर गया, क्योंकि जब उसे पुनर्जीवित किया गया तब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। इसलिए इस बार उसे मार गिराने के लिए केवल एक ही वार की आवश्यकता थी। झुंग रोंगुआंग, उसके दोस्त, गेमिंग की दुनिया के सभी लोग और शादी में शामिल होने वाले मेहमान एक बार फिर स्तब्ध रह गए। अगर पहली बार गलतफहमी हुई थी तो दूसरी बार तो ये जानबूझकर किया गया था। भेदी हवा साफ तौर पर ग्लोरी ऑफ लाइट को मारने के लिए आई थी। दूसरे कंप्यूटर पर जियांग मुये को सिरदर्द हो रहा था। उसने एक वॉइस नोट भेजा। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस आदमी ने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? निंगशी ने जवाब दिया। उसने मुझे परेशान किया। जियांग मुये के पास कहने को कुछ नहीं था। तार्किक रूप से निंगशी का खेल में कोई अन्य अच्छा दोस्त नहीं था, तो फिर ग्लोरी ऑफ लाइट को किसने परेशान किया? जैसे ही उसने ये कहा, निंगशी ने पुनर्जीवित ग्लोरी ऑफ लाइट को तीसरी बार मार डाला था। उसी समय अंततः किसी ने मंच पर अपनी बात रखी। प्रकाश की महिमा, भेदती हवा, इसका क्या अर्थ है? निंगशी का जवाब उसके लिए एक वार था और वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गई, जिससे दुल्हन के दल का रास्ता अवरुद्ध हो गया। कुछ कहा तो नहीं गया, पर इरादा साफ जाहिर था। वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था। संसार, हे प्रभु, क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्थिति क्या है? दुनिया, ये तो साफ है, अब भी पूछने की जरूरत है।
भेदी हवा तो साफ तौर पर उसकी बीवी चुराने आई है। दुनिया, अरे अरे अरे, मैं सचमुच बहुत जी चुका। कौन जानता था कि शादी देखने से इतना बड़ा कांड हो जाएगा। प्रकाश की महिमा। भेदी पवन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम खुद यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो, मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। अब जब पियर्सिंग विंड ने नरसंहार शुरू कर दिया था तो हर कोई उसे मारने के लिए आगे आ सकता था। भले ही वह युद्ध में माहिर हो, फिर भी उसकी तुलना ग्लोरी ऑफ लाइट के पूरे नंबर 1 गुट की ताकत से नहीं की जा सकती थी। तभी अचानक सबके स्क्रीन सुनहरे समुद्र में बदल गए और उनके स्पीकरों से चिड़ियों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। एक विशाल साया आसमान में छा गया। फिर एक सुनहरा फीनिक्स उतरा और उस फीनिक्स से एक जादुई फड़फड़ाती हुई औरत नीचे तैरती हुई आई। सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि महिला के सिर के ऊपर जो पहचान पत्र था वह फॉलिन ब्लूम था। अध्याय 913। क्या मेरे आदमी को आपकी औरत चुराने की जरूरत होगी? अध्याय 913। क्या मेरे आदमी को आपकी औरत चुराने की जरूरत होगी? दुनिया, फॉलना ब्लूम, मेरी देवी फॉलना ब्लूम आ गई हैं। देवी, एक सेल्फी लो। दुनिया, हा, पियर्सिंग विंड की बीवी आ गई है। ये तो कमाल हो जाएगा। दुनिया, अब ग्लोरी ऑफ लाइट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉलना ब्लूम शायद खुद ही उस बेचारे को मार डालेगी। फॉलना ब्लूम गेम लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर थी और शीर्ष 10 में एकमात्र महिला खिलाड़ी थी जिसने लगातार 88 लड़ाइयां जीती थीं। वह एक सुनहरे फीनिक्स पर सवार थी और उसे बैटल डेविल उपनाम दिया गया था। हालांकि उसका बैटल स्कोर पियर्सिंग विंड के बराबर नहीं था, फिर भी उसने गेम में सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीती। साथ ही फॉलना ब्लूम खेल की पहली आरएमबी खिलाड़ी भी थी। हालांकि उसकी गुट रैंकिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरा गुट ही रंडी माफियाओं से भरा हुआ था और नंबर 1 गुट भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्यथा जब वे आपसे घृणा करने लगे तो वे अपने धन का उपयोग करके आपके गुट के सभी लोगों को आसानी से छीन सकते थे। झूंग रोंगहुआंग के पास सीमित भत्ता था और हाल ही में वह भी सीमित कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन निर्दयी अमीर माफिया आरएमबी खिलाड़ियों की तुलना नहीं कर सकता था। ग्लोरी ऑफ लाइट, नेता फॉलना ब्लूम, तुम्हारा आदमी अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है और मेरी औरत को मुझसे छीनने यहाँ आया है। तुम्हें कैसा लग रहा है? झूंग रोंगहुआंग को चिंता थी कि फॉलिन ब्लूम पियर्सिंग विंड की रक्षा करेगा, इसलिए उसने उनके बीच दरार डालने का फैसला किया। फॉलना ब्लूम, क्या मेरे आदमी को आपकी औरत चुराने की जरूरत होगी? एक ही वाक्य से हत्या। पानी की दिशा में गिरती हुई ब्लूम, गुंडागर्दी मत करो। तुम्हारा आदमी कौन है? भाई पियर्सिंग विंड ने कभी भी तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में होने की बात स्वीकार नहीं की है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना प्यार बरसाना बंद करो जो यहाँ दिलचस्पी नहीं रखता। अरे, गेमिंग हेडफोन के माध्यम से जियांग मुये ने जोर से गाली दी। अगले ही सेकंड में स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति प्रदर्शित हुई। सिस्टम खिलाड़ी फॉलना ब्लूम ने इन वाटर्स डायरेक्शन पर नरसंहार मोड शुरू कर दिया है। संपूर्ण विश्व एक बार फिर अचंभित रह गया। ये कहानी तो मानो ईश्वरीय उत्थान की ओर अग्रसर थी। बिल्कुल निर्दयी। एक औरत के लिए 2 पुरुषों की लड़ाई का मामला अब 2 औरतों के बीच एक आदमी के लिए लड़ाई बन गया था और ग्लोरी ऑफ लाइट का इसमें कोई लेना देना नहीं था। उसकी अपनी औरत, जिससे उसने अभी अभी शादी की थी, किसी और औरत से ईर्ष्या करने के लिए भाग गई थी। एक गुट के नेता के तौर पर उसके साथ यहाँ वाकई बहुत बुरा धोखा हुआ था। क्या जल की दिशा में स्थित देवी को भी वास्तव में भेदती हुई हवा पसंद थी? सभी खिलाड़ियों को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार खेल तो ऐसा था कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था और कौन सी महिला खिलाड़ी पियर्सिंग विंड को पसंद नहीं करेगी? और अगर ऐसा कोई आदमी आपको पत्नी बनाकर छीनने आए तो दिल बेचैन हो जाएगा। जब खेल में हलचल मची हुई थी, निंग शी जियांग मुये से लड़ रही थी। अरे जियांग मुये, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो और मुझे अपना बचाव करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा जिद्दी दिमाग, क्या तुम उन्हें सीधे नहीं बता सकते कि तुम एक आदमी हो? इस तरह कोई गलतफहमी नहीं होगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक पुरुष हूँ तो मैं इस खेल को कैसे जारी रख सकता हूँ? ठीक है, तुम एक आदमी हो, इसलिए तुम महिलाओं को नहीं मार सकते। अब मैं भी एक औरत हूँ। यदि तुम मेरे लिए और अधिक परेशानी पैदा करते हो तो यदि तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता हो तो मेरी ओर मत देखना। उसने अंततः जियांग मुये को रोक दिया, इसलिए निंग शी ने तुरंत दुनिया को संदेश भेज दिया। भेदती हवा, व्यक्तिगत कृतज्ञता और द्वेष बहुत है। जो लोग किनारे पर हैं, कृपया हस्तक्षेप न करें, वरना आपको खुद कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे पियर्सिंग विंड ने अप्रत्याशित रूप से किसी को युद्ध के लिए चुनौती दी। भेदती हवा, प्रकाश की महिमा, युद्ध के मैदान में आओ। मैं अपना दिव्य कवच उतार दूंगा और तुम्हें 3 चालें चलने दूंगा। हारने वाले को अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। तुरंत ही संपूर्ण विश्व पुनः गूंज उठा। तुरंत अपना अकाउंट डिलीट कर दोगे? ये तो बहुत बड़ी बात थी। जिस प्रकार मंच पर सभी लोग उत्साहित थे, उसी प्रकार वे ग्लोरी ऑफ लाइट की प्रतिक्रिया का भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। यदि ग्लोरी ऑफ लाइट ने अब भी चुनौती स्वीकार नहीं की तो वह अपना सारा सम्मान खो देगा और उसे मनुष्य नहीं माना जाएगा। रोंगहुआंग, अब क्या करना है? लड़ना है या नहीं? वह आदमी तो अपना ईश्वरीय कवच भी उतार रहा है। कितना घमंडी है। बेशक, हमें उसे पकड़ना ही होगा। रोंगहुआंग, उसे पकड़ो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अध्याय 914। अब आप किस लड़की के साथ जुड़े हैं? अध्याय 914। अब आप किस लड़की के साथ जुड़े हैं? झूंग रोंगहुआंग दुखी लग रहा था और हताशा में दांत पीस रहा था। उसका आक्रमण स्कोर वास्तव में इतना कम नहीं था। इससे पहले पियर्सिंग विंड ने उसे केवल इसलिए मार गिराया था क्योंकि वह पूरी तरह से अचंभित था।
अब पियर्सिंग विंड ने न केवल उसे पहले 3 चालें चलने दी, बल्कि उसने उनके दिव्य कवच को उतारने की भी पेशकश की थी, इसलिए अब उसके दोबारा हारने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार जूंग रोंगुआंग ने निर्णायक रूप से अपनी तलवार उठाई और उसे भेदती हवा पर घुमाया। अपने वचन के अनुसार पियर्सिंग विंड स्थिर खड़ा रहा और उसने कोई एहसान नहीं चुकाया। 3 तलवार हमलों के बाद पियर्सिंग विंड में केवल 10% रक्त जीवन बचा था। तुम बदमाश हो, तुम सचमुच घमंडी हो, अपना अकाउंट डिलीट कर दो। जूंग रोंगुआंग ने वार करना जारी रखा। जूंग रोंगुआंग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अगले ही पल पियर्सिंग विंड अचानक वहां से गायब हो गई जहां वह था। उसी समय जूंग रोंगुआंग का जीवन 1/4 कम हो गया था। अरे टेलीपोर्टेशन, चिंता मत करो रोंगुआंग, जारी रखो। तुम्हारे हमले से उसकी गति धीमी हो गई है, इसलिए ये चाल सिर्फ एक बार ही चल सकती है। दरअसल उसने अपना दिव्य कवच पहले ही उतार दिया है, इसलिए उससे होने वाला नुकसान आधा रह गया है। जल्दी से उसे मार डालो, बस एक बार ही काफी है। भेदी पवन का जीवन बहुत कम बचा था, फिर भी वह उड़ता रहा और दिखावटी हमले करता रहा जिससे सब दंग रह गए। आखिरकार उसने पूरी तरह से कवचधारी ग्लोरी ऑफ लाइट को बिना किसी दया के लगभग मार ही डाला। मंच पर पुनः उसी समय दुनिया भर में हलचल शुरू हो गई। संसार गुरु की स्तुति हो, संसार गुरु की स्तुति हो, संसार गुरु की स्तुति हो। दुनिया, भेदती हवा, अपना खाता हटा दो, वरना मैं तुम्हें हर बार जब भी देखूंगा मार डालूंगा। दुनिया, मालिक, आप दोनों के बीच क्या दुश्मनी है? दुनिया, बिल्कुल, ग्लोरी ऑफ लाइट गुट के नेता ने आपको इतना कैसे नाराज कर दिया है कि आप न सिर्फ उसकी पत्नी को चुराना चाहते हैं, बल्कि उसका अकाउंट डिलीट करने के लिए उसे मारना भी चाहते हैं। तीखी हवा, मुझे वह पसंद नहीं है। दुनिया, इंटरनेट कैफे में जूंग रोंगुआंग ने स्क्रीन पर पियर्सिंग विंड का संदेश देखा और अपने पीछे रखी कुर्सी पर लात मारी, जिससे वह गिर गई। अरे रोंगुआंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अब और नहीं खेल रहे हो? आपने इस अकाउंट पर बहुत पैसा खर्च किया है, क्या आप सचमुच इसे डिलीट करने वाले हैं? चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, अब मुझे खेलने के लिए मत ढूंढो। वह पहले ही इतनी बुरी तरह मारा जा चुका था, उसकी पत्नी छीन ली गई थी और उसकी इज्जत भी छीन ली गई थी। अब वह फिर से खेलने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? उसी समय निंगशी का फोन बजा। झूंग कीर का फोन था। निंगशी ने जियांग मुये को, जो अपने हेडफोन में इन वाटर डायरेक्शन के उकसावे की शिकायत कर रही थी, कॉल उठाने से रोका। हेलो कीर। जब जियांग मुये ने निंगकसी की कोमल आवाज सुनी तो वह तुरंत चुप हो गया और ध्यान से सुनने लगा। हेलो जियाओ शी, रोंगुआंग पहले ही लॉग ऑफ कर चुका है और घर जा चुका है, तो ठीक है, तुम्हें भी जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। अगली बार इतनी रात को अकेले बाहर मत आना, ये सुरक्षित नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे लगता है कि मैंने रोंगुआंग को पहले ये कहते सुना था कि वह अब गेम नहीं खेलेगा क्योंकि उसे इसकी इतनी लत लग गई है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। अरे कोई बात नहीं, इस खेल में मेरा भी एक अकाउंट है। संयोग से मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ। मैंने बस उस अकाउंट से उससे निजी बातचीत की, एक दोस्त होने का परिचय देते हुए उसे सलाह दी, उसे खूब पढ़ाई करने और इन खेलों के लिए अपनी पढ़ाई न छोड़ने के लिए कहा। शायद उसे मेरी बात ज्यादा समझ में आई क्योंकि मैंने उससे एक खिलाड़ी और दोस्त की तरह बात की थी। ओह, क्या ऐसा है? जियोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निंगकसी का माइक्रोफोन बंद नहीं किया गया था, इसलिए जियांग मुये अवाक होकर निंगकसी के सरासर झूठ को सुन रहा था। जब निंगशी का फोन खत्म हुआ तो जियांग मुये ने तुरंत उपहास किया। अब तुम किस लड़की के साथ संबंध बना चुके हो? हुक अप से तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरी नई दोस्त है। इसका भाई सारा दिन गेम खेलता रहता है और घर नहीं जाता, इसलिए मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। उसने इतना हंगामा मचा रखा था, एक लड़की को खुश करने के लिए लोगों की पत्नियां छीन ली और किसी को अपना अकाउंट डिलीट करने पर मजबूर कर दिया। उस पर तरस आता है, उसे इन वाटर की डायरेक्शन जैसी बेवकूफ औरत से लड़ना और जलन महसूस करनी पड़ रही है। आखिर में इसकी वजह क्या थी कि वह किसी और लड़की की मदद कर रही थी? जियांग मुये इस सब की मूर्खता पर अवाक रह गया। अध्याय 915। इतना कमजोर अभिनेता, यातना देने में कोई मजा नहीं। अध्याय 915। इतना कमजोर अभिनेता, यातना देने में कोई मजा नहीं। ओह हाँ, आपने आज शूटिंग शुरू की, कैसा रहा? जियांग मुये ने सहजता से पूछा। निंगशी ने मुंह बनाया, शायद सब ठीक रहा। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, पर सब ठीक हो गया। क्या ये चेन हानचेन हो सकता है? वह बदमाश, तुम भी उसे जानते हो? निंगशी थोड़ा हैरान हुई। फैशन मीडिया अगले जियांग मुये को तैयार करने की बात करता रहता है या कुछ और? मुझे कैसे पता नहीं चलता? जियांग मुये ने व्यंग्य किया। फिर उसने पूछा, क्या तुमने आज उसके साथ कोई सीन शूट किया है? मैंने किया। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग 10 बार खराब टेक दिए। क्या तुम उसके प्रति इतनी दयालु और उदार थीं? जब जियांग मुये ने ये सुना तो वह तुरंत असंतुष्ट हो गया क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उस समय उसने उसे इतनी क्रूरता से क्यों प्रताड़ित किया था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक कमजोर अभिनेता है, और तो और उसे प्रताड़ित करना भी मजेदार नहीं होगा, वो तुम्हारे स्तर से कोसों दूर है। निंगशी ने जवाब दिया। जियांग मुये का दम घुट गया। इन शब्दों तो क्या उसे उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद देना चाहिए? हालांकि उसमें काफी अच्छी क्षमता है। अगर तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो सावधान रहना, तुम्हारा जूनियर तुमसे बेहतर निकल सकता है। निंगशी ने कहा। ये बेबुनियाद चिंताएं हैं, वह बेहतर होने की कोशिश कर सकता है, जियांग मुये ने बेहद घमंडी लहजे में कहा। निंगशी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि जियांग मुये भले ही ढीठ स्वभाव का था,
फिर भी उसमें वैसा व्यवहार करने के गुण थे। उसके जन्मजात अहंकार की नकल करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यदि चेन हानचेन ने केवल जियांग मुये के मार्ग का अनुसरण किया और अपने स्वयं के अद्वितीय चरित्र को उजागर नहीं किया, तो भले ही वह लोकप्रिय हो गया, वह हमेशा के लिए जियांग मुये की एक धुंधली छाया मात्र बनकर रह जाएगा। ओह, कल आपकी शूटिंग लगभग किस समय होगी? जियांग मुये ने पूछा। सुबह मेरी कोई शूटिंग नहीं होती, मैं दोपहर में शुरू करता हूँ। तुम्हारे मन में क्या है? एक ही कंपनी से आपके वरिष्ठ होने के नाते मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करने के लिए आपके नए शो के सेट पर जाना चाहूंगा। निंगशी के पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। जाहिर है उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे। अगली सुबह, क्योंकि निंगशी की शूटिंग दोपहर में थी, वह स्टूडियो पहुंच गई। अगर उसके पास ज्यादा समय होता तो वह स्टूडियो के प्रभारी व्यक्ति से मिलने का कोई रास्ता सोचना चाहती थी। इससे पहले कई बार संपर्क करने के बाद भी वह उससे नहीं मिल पाई थी, और जब उन्होंने मिलने का समय तय किया था तो वह काम के सिलसिले में देश से बाहर चला गया था। जब उसने आखिरकार उनके देश वापस आने का इंतजार किया तो वे फिर से तरह तरह के कामों में व्यस्त हो गए थे। निंगशी पहले से ही सोच रही थी कि दूसरे व्यक्ति का शेड्यूल क्या है, फिर जाकर उनसे मिलने जाए। जिस प्रस्ताव की उसने इतने लंबे समय से तैयारी की थी, उसे कम से कम उस व्यक्ति को एक बार तो जरूर पेश करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह स्टूडियो में पहुंची तो निंगशी ने तुरंत हान मोमो को बुलाया। मोमो, क्या तुम्हें उस चीज के बारे में पता चला है जिसे मैंने तुम्हें पिछले दिन जांचने के लिए कहा था? हाँ, सुबह निदेशक वांग पश्चिमी उपनगरीय गोल्फ कोर्स में होंगे। ठीक है, समझ गया। निंगशी ने अपना लैपटॉप चालू किया और प्रस्ताव को फिर से समायोजित किया। गोंग शांगजे ने यह नज़ारा देखकर भौहें चढ़ाईं। उसने हाथ में पकड़ा ड्राफ्ट नीचे रखा और पास चला गया। बॉस, इस बार मैं चला जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या आज दोपहर को आपकी शूटिंग नहीं है? अगर आप अभी पश्चिम की ओर भागकर सेट पर वापस आएंगे तो बहुत थक जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें इन सब की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस अपने डिजाइन पर ध्यान दो। निंगशी ने उसके कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने ही वाली थी कि उसके बगल वाले कक्ष से एक शांत आवाज आए। ये तो बस ऊर्जा की बर्बादी है। जिस व्यक्ति ने बात की थी वह कियाओ वेलान था। हान मोमो ये सुनकर परेशान हो गईं। ये स्टूडियो को बचाए रखने का उनका प्रयास था और उन्होंने उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी, लेकिन उन्हें उनका उत्साह कम तो नहीं करना था, है ना? अध्याय 916। गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। निंगशी की आंखों में कुछ बदलाव आया। उसने तुरंत अपना बैग नीचे रखा और कियाओ वेलान के सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। गुरुजी, मुझे अपनी सलाह से समझाइए। कियाओ वेलान ने ऊपर देखा और देखा कि निंगशी उसके सामने झुक गई थी और वह उसकी जिज्ञासु निगाहों से तुरंत हिल गई। आमतौर पर इस तरह के लहजे में कहे गए शब्द ज्यादातर लोगों को बुरा लग सकते हैं। वे आमतौर पर नाखुश हो जाते हैं और शायद झगड़ा भी शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनके बीच कार्य संबंध कमजोर था, उसका कोई आधार नहीं था और उनके बीच संघर्ष भड़काना बहुत आसान था। निंगशी के व्यवहार ने उसे जरूर चौंका दिया। सच तो ये था कि जब से वह यहाँ आई थी वह कई बार हैरान हो चुकी थी। शुरू में जब उसे किन शेंग्यू ने यहाँ भेजा था तो उसका इरादा अपना काम पूरा करके यहाँ से जाने का था। वह कोई और अनावश्यक काम नहीं करना चाहती थी। निंगशी जैसे कई सेलिब्रिटी थे जिन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया था और अपना ब्रांड बनाया था, लेकिन वे सब अपने काम से बस खिलवाड़ कर रहे थे। वे सब खोखले, घमंडी बर्तन थे और उसे ऐसे लोगों को खुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सोचा कि निंगशी भी वैसी ही होगी, इसलिए उसने जितनी कम उलझने उतना अच्छा के सिद्धांत पर अमल किया और क्रेडिट पाने की नहीं बल्कि कोई गलती न करने की कोशिश की। वह ऐसी जगह पर अपनी ज्यादा ऊर्जा भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया इस लड़की ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि वह कई पहलुओं में पेशेवर नहीं थी और व्यवसाय ने कई मोड़ भी लिए थे, उसने सीखना जारी रखा और लगातार सुधार करती रही। उसके अपने कई विचार थे, जबकि गोंग शांगजे इस करियर को अपने जीवन की तरह ही जी रहे थे। यहाँ तक कि हान मोमो को भी स्टूडियो पर बहुत गर्व था। ऐसे माहौल में उसने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह अनजाने में ही चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल रही थी। पहले हालांकि उसका दिमाग सूचनाओं का संगणन नहीं करता था, उसका शरीर आवेग पर प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब वह कोई भी कदम उठाने से पहले अपने विचारों पर विचार करती थी। हालांकि उसे थोड़ा झटका लगा था, फिर भी यह उसकी उम्मीदों के दायरे में था। उस क्षण जब उसने लड़की की विनम्र और उत्सुक निगाहों का सामना किया, कियाओ वेलान ने आखिरकार कहा, यह व्यापारिक समाज है, वे बाहरी चीजों की परवाह करते हैं, आंतरिक चीजों की नहीं। वे ऐसी चमकदार चीजों को पसंद करते हैं जो अंदर से खोखली हों। व्यापारिक सौदे दृढ़ता से नहीं किए जा सकते। आपके कार्यों को केवल बाहरी लोगों को परेशान करने वाला ही माना जाएगा। निंगशी ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और उसकी आंखें चमक उठीं। तो फिर मुझे सैन फ्रांसिस्को के प्रभारी व्यक्ति की रुचि जगाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वे हमारे ब्रांड को खुदरा बाजार में ला सकें? कियाओ वेलान ने निंगशी के व्यवहार को एक युवा छात्रा जैसा देखा और अपना गला साफ किया। फिलहाल यह असंभव है। जिस तरह की कंपनी में मजबूत और ठोस क्षमता होती है, वे हमारे जैसे ब्रांड को रिटेल में पेश करने के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे।
भले ही आपका प्रस्ताव एकदम सही हो, आपने गलत ग्राहक चुन लिया है। आप बस असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास छोटे ग्राहक भी नहीं हैं। फिर भी हम उद्योग की शीर्ष कंपनियों के साथ रिटेलिंग पर चर्चा करके तुरंत सफलता की उम्मीद करना चाहते हैं। यह अवास्तविक है। निंगशी ध्यान में डूब गई और उसकी बातें सुनने लगी। कियाओ वेइलान के शब्दों ने उनकी समस्या को सटीक रूप से इंगित किया था। शायद क्योंकि पिछली बार वे किन शेंग्यू के साथ सफल हुए थे, उसने अवचेतन रूप से अपने लिए एक अति उत्साही लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। आखिरकार उसने किन शेंग्यू मामले में कुछ चतुराई तो दिखाई थी। हालांकि वह हर बार भाग्य और अवसर पर निर्भर नहीं रह सकती थी। जब उसने देखा कि निंगशी को बात समझ आ गई है, तो कियाओ वेइलान ने आगे कहा, स्टूडियो के साथ हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए सहयोग के लिए एसिफ जैसी बड़ी कंपनी ढूंढना उचित नहीं है। हमारी स्थिति को देखते हुए सबसे उपयुक्त सहयोगी वे सोशलाइट होंगे। अध्याय 917, एक लड़की को देने के लिए इसे लेना। अध्याय 917, एक लड़की को देने के लिए इसे लेना। अब सवाल ये है कि हम सोशलाइट्स के बाजार में कैसे प्रवेश करें? हान मोमो ने पूछा। मेरे लिए 10 जोड़ी कपड़े तैयार करो, मैं उन्हें भेजने का काम संभाल लूंगा, कियाओ वेइलान ने कहा। क्या? हान मोमो की आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। उन्हें बाहर भेजो। हाँ, हमारा स्टूडियो लाभ के लिए है, दान के लिए नहीं। क्या हमें उन्हें बाहर भेजने से कोई लाभ नहीं होगा? हान मोमो हैरान दिखी। उनकी आंखें कियाओ वेइलान के प्रति संदेह से भरी थीं। उसने सोचा था कि कियाओ वेइलान के पास कुछ अच्छे विचार होंगे। ये तो बकवास था, है ना? कुछ देर की अजीब सी खामोशी के बाद निंगशी ने गोंग शांगजे की ओर देखा और पूछा, हमारे पास अब उच्च श्रेणी के अनुकूलित टुकड़ों के कितने सेट हैं? ठीक 10 टुकड़े, लेकिन वे एक नए उत्पाद के रूप में जारी करने के लिए तैयार थे, गोंग शांगजे ने उत्तर दिया। निंगशी ने तुरंत कहा, तो फिर इसे पहले जारी न करें, इसे निर्देशक कियाओ को दे दें। कियाओ वेइलान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर गोंग शांगजे की ओर देखा। मुझे हर परिधान के मटेरियल और डिजाइन कॉन्सेप्ट की विस्तृत जानकारी चाहिए। जैसे ही कियाओ वेइलान ने गोंग शांगजे से बात की, हान मोमो ने जल्दी से निंगशी को एक तरफ खींच लिया और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बहन क्षी, ये बहुत जोखिम भरा है। मैंने गिनती कर ली है, उन कपड़ों की कुल कीमत कुछ मिलियन डॉलर है और हमने सभी बेहतरीन सामग्री और गुणवत्ता का इस्तेमाल किया है। अगर हम कोई भुगतान स्वीकार नहीं करते और उन्हें यूं ही दे देते हैं, तो इस अवधि के सारे मुनाफे से उन्हें पूरा करना होगा और इससे पूंजी श्रृंखला में दरार पड़ सकती है। अगर आप किसी का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर शक मत कीजिए, निंगशी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। फिर दांत पीसते हुए बोली, इसके अलावा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसने उस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था जब कियाओ वेइलान स्टूडियो के काम में पहल करेगी, तो वह इस महान अवसर को कैसे छोड़ सकती थी। अगर वह असफल भी हो जाती तो भी वह अपनी संभावनाओं को स्वीकार करती। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि वह असफल हो जाएगी। कियाओ वेइलान ने बताया था कि वह उन्हें वितरित करने की प्रभारी होंगी, जिसका अर्थ था कि वह स्टूडियो के लिए अपने स्वयं के कनेक्शन का उपयोग करेंगी। उसके संबंध कियाओ वेइलान के सबसे अच्छे हथियार थे। जब हान मोमो ने निंगशी का दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास भरा दृष्टिकोण देखा, तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे सलाह देना बंद कर दिया। गोंग शांगजे हान मोमो के साथ आवश्यक कपड़े पैक कर रहा था, तभी निंगशी अचानक उड़कर आए। ओह वाइटा, हे मेरे बच्चों, मुझे उन्हें एक आखिरी विदाई देने दो। हान मोमो उलझन में थी। पहले तो वह इतनी बेबाक थी कि उसे लगा जैसे उसे जरा भी परवाह नहीं है और उसका दिल जरा भी नहीं दुख रहा। जब कियाओ वेइलान ने निंगशी के टूटे हुए भाव देखे तो वह मुस्कुराई और साथ ही वह भावुक भी हुई। निंगशी अपने जीवन के सबसे धनी दौर में नहीं थी और ये कपड़े पूरे स्टूडियो की पूंजी के बराबर थे। फिर भी उसने बिना किसी दूसरे विचार के उस पर भरोसा करने का फैसला किया। निंगशी ने जब खूबसूरत कपड़ों को अलविदा कह दिया तो उसे अचानक फिर से कुछ याद आया। अरे रुको, डायरेक्टर कियाओ, मेरी एक अच्छी दोस्त है जो बेहद खूबसूरत और क्यूट है। उसकी पहचान हमारे स्टूडियो की पोजीशनिंग से भी मेल खाएगी। क्या आप मुझे उसे देने के लिए एक सेट दे सकते हैं? कियाओ वेइलान ने सिर हिलाया। जाहिर है आप बॉस हैं। मैं वास्तव में बॉस हूँ, लेकिन आप प्रकाश स्तंभ हैं। निंगशी को उसकी सहमति मिलने के बाद उसने खुशी खुशी उपलब्ध सेटों में से एक जीवंत युवा पोशाक चुन ली। उसने मन ही मन सोचा, ये पोशाक मेरी कीर पर जरूर अच्छी लगेगी। असल में यह इतनी महंगी है, उफ, मैं किसी भी हालत में बाहरी लोगों को इसका फायदा नहीं उठाने दूंगी। अध्याय 918, एक चुंबन दृश्य। अध्याय 918, एक चुंबन दृश्य। गुणवत्ता वाले सामान को किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं थी। इंतजार करने के बजाय उन्होंने खुद ही उन लोगों को ढूंढने की पहल की जो उनके लिए उपयुक्त थे। स्पिरिट की प्रतिभा, किन शेंगयुए की प्रतिष्ठा और कियाओ वेइलान के संबंधों के रूप में अंतिम स्पर्श के संयोजन के साथ इस जुआ को जीतने की संभावना काफी सकारात्मक थी। निंगशी ने गोंग शांगजे के कंधे पर थपथपाया। शांगजे, तुम्हारे बच्चे छीन लिए गए हैं। क्या तुम्हारा दिल दुख रहा है? आखिरकार ये सारे कपड़े उसने और 10 से ज्यादा पेशेवर कारीगरों ने मिलकर एक एक सिलाई करके जोड़े थे। उसे याद आया कि एक पोशाक पर तो सिर्फ धातु का आभूषण सिलने में ही उन्हें 7 दिन लग गए थे। बाहर से गोंग शांगजे उदास नहीं लग रहे थे। मुझे आप पर भरोसा है, बॉस। इसके अलावा उसके बिना तो उनका अस्तित्व ही नहीं होता। वह तो इन परिधानों की असली मालकिन थी। कियाओ वेइलान की मदद से निंगशी को काफी राहत मिली, इसलिए वो दोपहर के भोजन के बाद सीधे सेट पर पहुंच गई। आने जाने में आसानी के लिए उसने पुरुष वेश धारण किया हुआ था। चालक दल ने अभी अभी दोपहर का भोजन समाप्त किया था, इसलिए वे थोड़ी देर आराम कर रहे थे।
हालांकि अभी दूसरा ही दिन था, फिर भी एक छोटा सा गुट बन चुका था। चेन हान चैन, क्यूई फॉन्ग और जी यूमिंग अपने आप में एक करीबी समूह थे। चूंकि के यूमिंग फिल्म अकादमी से नहीं निकले थे और न ही किसी कंपनी से जुड़े थे, इसलिए वे एक कोने में अकेले बैठे रहते थे, जिससे उनका एकांत प्रिय व्यक्तित्व उजागर होता था। कुछ छोटे मोटे लोग कभी कभी उनसे छोटी मोटी बातें करने के लिए उनके पास आते, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वे कोशिश करना छोड़ देते। वरिष्ठ, आप यहाँ हैं। जी यूमिंग ने दूर से निंग शी को देखा। वह क्यूई फॉन्ग से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और एक नन्ही चिड़िया की तरह उसके पास उड़ाए। अरे अरे अरे, उन्होंने तो बस एक रात एक दूसरे को देखा ही नहीं था, तो फिर इतनी तड़प किस बात की थी? उठो जी यूमिंग, वो तो औरत है। हालांकि निंग शी के पास वास्तव में एक अनोखी आभा थी, विशेष रूप से जिस तरह से उसने कल लड़कियों के साथ व्यवहार किया। उसके आसपास रहना बहुत सहज था, जिससे किसी भी लड़की को अजीब तरह से ऐसा महसूस होता था कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। जब निंग शी ने हाफती हुई छोटी बच्ची को अपने स्वागत के लिए आते देखा तो वह मुस्कुराई। अम्मा, क्या तुमने खाना खाया? मैंने खा लिया। डायरेक्टर चेन बहुत बुरे हैं। क्रू का टेकअवे इतना अच्छा है कि मैंने फिर से ज्यादा खा लिया। जी यूमिंग ने अपना पेट ढक लिया और बड़बड़ाए, चिंता मत करो, तुम मोटी भी नहीं हो। सचमुच? अगर आप थोड़ी मोटी भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उस तरह और भी प्यारी लगेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी यूमिंग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच निंग शी से शादी करना चाहती थी। कुछ ही दूरी पर क्यूई फॉन्ग अपनी मिनरल वाटर की बोतल को मोड़ने ही वाला था। अरे, उस आदमी में ऐसा क्या है? वो तो बस मीठी मीठी बातें करती है। उसे तो बस लड़कियों को पटाना आता है। कितना पाखंडी है। उसी समय एक अनजान लड़की ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वह लड़कियों को रिझाती है? क्या लड़कियों को रिझाना सबसे बुनियादी कौशलों में से एक नहीं है जो एक आदमी के पास होना चाहिए? तुम सही कह रही हो, पर कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद भी एक लड़की है। वो हमारे चावल के कटोरे के लिए इस तरह क्यों लड़ेगी? मुकाबला तो पहले से ही काफी कड़ा है ना? हान चैन। क्यूई फॉन्ग ने मुड़कर अपने बगल में खड़े चेन हान चैन की तरफ देखा। चेन हान चैन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका ध्यान स्क्रिप्ट पर था और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। क्यूई फॉन्ग अवाक रह गया। उसे उस आदमी पर दया आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल की यातना बहुत क्रूर थी। चेन हान चैन अचानक इतना गंभीर हो गया कि उसे भी बहुत दबाव महसूस होने लगा। चेन हान चैन के अलावा दूसरे पुरुष नायक के मिंगयू एक और अनजान व्यक्ति थे जिनकी क्षमता अज्ञात थी। इस व्यक्ति ने मार नहीं कहा था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका अभिनय कौशल कैसा है। कल चेन हान चैन को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था, इसलिए आज इस बदमाश के लिए भी यह आसान नहीं होगा, है ना? अरे, कि मिंगयू आज निंग शी के साथ कौन सा सीन शूट कर रहा है? क्वी फॉन्ग ने स्क्रिप्ट पलटते हुए बुदबुदाया। समझ गया, सीन 28। वाह, ये असल में एक किसिंग सीन है। हालांकि आखिर में किस नहीं होता। हा, हान चैन, कोई तो तुम्हारे लिए नीचे का हिस्सा कवर करेगा। कि मिंगयू आज निंग शी के साथ जो सीन कर रहा है वो एक किसिंग सीन है। वो एक आदमी को कैसे किस कर सकता है? कि मिंगयू मर चुका है। अध्याय 919। आपने अभी क्या कहा? अध्याय 919। आपने अभी क्या कहा? यद्यपि निंग शी एक महिला थी, लेकिन जब वह पुरुषों का परिधान पहनती थी तो सभी उसके स्त्रीत्व को नजरअंदाज कर देते थे। तो क्या कि मिंगयू ये सोचकर अच्छा अभिनय कर सकता था कि निंग शी एक पुरुष के रूप में इतनी अच्छी तरह से गुजरी है? चेन मियां शायद थोड़ा चिंतित थे कि मिंगयू बाद में भी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें दृश्य के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये तथ्य कि निंग शी इस पुरुष भेष में इतनी अच्छी थी वास्तव में एक मुद्दा बन गया था। दूसरों ने भी सुना था कि अगला सीन काफी दिलचस्प होगा, इसलिए वे तुरंत उत्साहित हो गए और शूटिंग शुरू होने का इंतजार करने लगे। दरअसल कुछ फुजोशी तो इतने उत्साहित थे कि उछलने लगे। दूसरी ओर जी यूमिंग अपनी स्क्रिप्ट पलट रही थी और स्पष्ट रूप से नाराज थी। अरे, कि मिंगयू ने आज सीनियर के साथ वास्तव में एक चुंबन दृश्य किया है। सीनियर, छोड़ो और मुझे करने दो। फिल्म में नायिका के सबसे अच्छे दोस्त निंग शियाओमे के अलावा जो शुरू से ही जानता था कि नायिका एक महिला है, इस बात को सबसे पहले जिसने नोटिस किया वह था दूसरा पुरुष पात्र लिंगयू। ये देखकर धीरे धीरे उसके मन में उसके प्रति एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। हालांकि वह जानता था कि नायिका उसकी अच्छी दोस्त सीजिया को पसंद करती है, इसलिए पटकथा में लिंगयू का व्यक्तित्व एक बहुत ही द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति का था। कई दृश्य बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे और उन्हें निभाना शायद नायिका के दृश्यों से भी ज्यादा मुश्किल था। क्रू शूटिंग की तैयारी कर रहा था, तभी भीड़ में से किसी ने अचानक चीखकर कहा, आ जियांग मुये। कौन? जियांग मुये? कहाँ? वहाँ। वह व्यक्ति जिसे निर्देशक का सहायक अभी अभी लेकर आया है। ओह, ये सचमुच मेरा जियांग मुये है। मेरा जियांग मुये आज बहुत सुंदर है। लेकिन मुये आज क्यों आएगा? शायद शूटिंग देखने आए हैं। मैंने सुना है कि उनका भाई शी के साथ करीबी रिश्ता है। पास ही उसने देखा कि जैसे ही वो आगे बढ़ा, लड़कियों का एक समूह उसे घेर रहा था। निंग शी अवाक रह गई। ये लड़का सचमुच आ गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने नील की स्प्रिंग और समर सीरीज की एम्बेडेड साटन एविएशन जैकेट और काली पतलून पहनी हुई थी, जिसके साथ सीएच गोल्ड चेन और गुलाबी अंगूठी थी और ओब्सीडियन स्टड इयरिंग उनके कानों पर मंद मंद चमक रही थी। जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए था। वो बस एक शूट पर गया था।
क्या उसे इतना भड़कीला कपड़ा पहनना जरूरी था? जियांग मुये के आगमन के कारण चालक दल में काफी देर तक हलचल मची रही। कुछ लोगों ने तो उनके हस्ताक्षर भी मांगे तथा अन्य ने उनकी तस्वीर भी मांगी। चेन मियां काफी उदार थे। उन्होंने लड़कियों को अपनी पसंदीदा हस्ती के पीछे भागने के लिए 10 मिनट का समय दिया। हालांकि उन्होंने इस उद्योग में काम करते हुए कई मशहूर हस्तियों को देखा था, फिर भी वे आकर्षण के मोह का विरोध नहीं कर सकी, खासकर जियांग मुये जैसे किसी के आकर्षण के सामने। युमिंग, क्या तुम वहां नहीं जा रही हो? निंगक्षी ने आश्चर्य से देखा कि हालांकि क्रू के सदस्य और कुछ अभिनेत्रियां दौड़कर वहां आ गई थीं, फिर भी जी युमिंग को कोई परेशानी नहीं हुई। जी युमिंग ने निंगक्षी की बात सुनते ही उसकी तरफ देखा और तुरंत अपनी वफादारी जाहिर की। सीनियर, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। अगर जियांग मुये भी बहुत सुंदर होता तो भी मैं उसकी तरफ दोबारा नहीं देखती। इसके अलावा वह इतना सुंदर भी नहीं है, वह आपसे कोसों दूर है। जैसे ही जी युमिंग ने अपनी बात खत्म की, एक साया उसके ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके सिर के ठीक ऊपर एक आदमी की ऊंची और दुखी आवाज सुनाई दी, ओह आह जियांग, सीनियर जियांग। जी युमिंग तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। छोटी बच्ची, तुमने अभी क्या कहा? जियांग मुये ने अपना धूप का चश्मा उतारा और पूछा। उसकी आंखें बिल्कुल बिजली जनरेटर जैसी लग रही थीं। जियांग मुये वाकई एक कुदरती सितारा था। उसका पूरा शरीर चमक रहा था और उसकी आभा इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जी युमिंग आखिरकार युवा थी और जियांग मुये अचानक अपने पूरे करिश्मे के साथ उसके इतने करीब आ गया था, जिससे छोटी लड़की तुरंत लाल हो गई। अध्याय 920, इन दोनों के बीच प्यार है। अध्याय 920, इन दोनों के बीच प्यार है। एक ओर उसकी तर्क शक्ति उसे एक कट्टर प्रशंसक के रूप में खुद को संयमित रखने को कहती थी, लेकिन दूसरी ओर उसके सामने सुंदरता का प्रलोभन बहुत अधिक था। अरे क्या करें, क्या करें? वो सीनियर को धोखा नहीं दे सकती थी। मैं उसके जितना सुंदर नहीं हूँ, तुम्हें यकीन है? जियांग मुये की आकर्षक आंखें चमक उठीं और वह पूछता रहा। छोटी लड़की परेशान, चिंतित और आंसुओं के कगार पर महसूस कर रही थी। उसके पीछे निंगक्षी का मुंह फड़क उठा। वह आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाकर जी युमिंग को गले लगा लिया, उसके बालों को हल्के से थपथपाया, फिर उसे बचाने के लिए पीछे कर दिया और फिर जियांग मुये को एक बुरी नजर से देखा। क्या तुम इससे ज्यादा नासमझ हो सकती हो? जी युमिंग को तुरंत ऐसा लगा जैसे बसंत की हवा ने उसके चेहरे को छू लिया हो और वो निंगक्षी के पीछे छिप गई और खुशी से झूम उठी। ओह, सीनियर उसकी रक्षा कर रहे थे। जियांग मुये ने उपहास किया, फिर एकदम बैठ गया, बहुत चुनौती भरे अंदाज में। इस लड़की को किसने कहा था कि वो बड़ी बड़ी बातें करे और उसके आकर्षण को नीची नजर से देखे? ये सिद्धांतों का सवाल था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। निंगक्षी स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसमें ये बुरी आदत है, इसलिए उसने आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हारे पहले से ही इतने सारे प्रशंसक हैं और फिर भी तुम एक के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो। क्या तुम बेशर्म नहीं हो? जियांग मुये ने मुंह बनाया, तुम भी महिला प्रशंसकों के लिए पुरुष सेलिब्रिटीज से लड़ सकते हो। मैं किस बात की बेशर्मी कर रही हूँ? निंगक्षी ने व्यंग्य किया। हाँ, क्या तुम ये कह सकती हो कि तुमने कभी भी महिला सेलिब्रिटीज से पुरुष प्रशंसकों को दूर नहीं किया? जब सभी ने देखा कि दोनों मिलते ही अनजाने में बहस शुरू कर देते हैं तो वे बेचैन हो गए। ओह ओह ओह, एक घमंडी और दबंग है जबकि दूसरा आलसी और अनियंत्रित है। वे दोनों वास्तव में मेरी आंखों के लिए एक दावत हैं। वे व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। दुख की बात है, हमारी फिल्म में पुरुष प्रधान भूमिका जियांग मुये क्यों नहीं है? बिल्कुल, जब ये दोनों साथ होते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे हवा में प्यार है। यह एक निरंतर क्रोधित होके 1 और एक बिशी 2 के डेजा वू जैसा लगता है। कोने में जब वह अपने चारों ओर हो रही चर्चा सुन रहा था, चेन हानचेन के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह अपने हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए था। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ रहा था क्योंकि उन्हें हमेशा दूसरे जियांग मुये के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। चेन हानचेन ने जियांग मुये से संबंधित सभी रिकॉर्डिंग, टेलीविजन शो और फिल्में कई बार देखी थी, ये सोचकर कि भले ही वह उम्मीदों पर 100% खरा न उतर सके, लेकिन वह कम से कम 70 या 80% तो हासिल कर ही सकते हैं। अब जब उसने उसे करीब से देखा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास एक मजाक था और उसे बहुत दुख हुआ। उसका पूरा दिल मानो बर्फ के घर में गिर गया। उसके बगल में क्यूई फांग भी खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। चेन हानचेन और जियांग मुये के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। निंगक्षी को स्वाभाविक रूप से पता था कि जियांग मुये चेन हानचेन की मैनेजमेंट कंपनी से मार्केटिंग के लिए जुड़ा हुआ था और वह लंबे समय से नाखुश था। अब आखिरकार वह अपनी जगह वापस पाने के लिए तैयार हो गया था। वह उठी, उसके कंधे पर थपथपाया और बोली, मैं अब काम पर जा रही हूँ। तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है ना? हमारी शूटिंग में बाधा मत डालो। मुझे पता है तुम्हारा अगला सीन क्या है। क्या वो उस बदमाश के साथ है? नहीं, ये दूसरे पुरुष अभिनेता के साथ एक चुंबन दृश्य है। इससे पहले जियांग मुये की नज़र चेन हानचेन पर थी। उसने अभी अभी देखा था कि दूसरा मुख्य पुरुष किरदार कौन निभा रहा है। सेट के बीचों बीच चेन मियां निंगक्षी को पूरे दृश्य के बारे में बता रहे थे। उन दोनों के अलावा एक युवक चुपचाप खड़ा था जो अपने साधारण रूप और आकर्षण के साथ पृष्ठभूमि में घुल मिल गया था। जब तक निंगक्षी और के मिंग्यू कपड़े बदलने नहीं गए, जियांग मुये दौड़कर चेन मियां के पास गया और पूछा, बूढ़े चेन, क्या तुम अंधे हो? तुमने दूसरे पुरुष नायक के रूप में उसके जैसे किसी व्यक्ति को चुना है? चले जाओ, तुम अंधे हो, उसका अभिनय अच्छा है। चेन मियां ने हवा में कहा। अध्याय 921, एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। अध्याय 921,
एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। जियांग मुये ने घृणा से उसकी ओर देखा। मैं जितना अच्छा हूँ तुम। चेन मिया ने दर्द से भरे चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट किए मानो मर जाना ही बेहतर समझता हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि निर्देशकों की मंडली में तुम ही सबसे बड़े पुरुष अभिनेता हो जिसके साथ निर्देशक काम नहीं करना चाहते? थोड़ा सचेत हो जाओ कमीने। हम किस आधार पर? वे मेरे साथ सहयोग क्यों नहीं करना चाहते? मेरी लोकप्रियता आसमान छू रही है। जियांग मुये तुरंत गुस्से से भर गया। अगर आप लोकप्रिय नहीं होते तो आपको कौन काम पर रखता? आपको काम देना कितना मुश्किल है इसकी तो बात ही मत कीजिए। असल बात तो आपका अभिनय ही है। यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कभी बहुत बुरा। इसे समझना मुश्किल है और यह पूरी तरह से आपके मूड पर निर्भर करता है। तो कौन सा निर्देशक आपको बर्दाश्त कर सकता है? बहुत जल्द ही लाइटिंग और कैमरा सब तैयार हो गए। शूटिंग शुरू हुई। हरियाली से भरी बालकनी में लटकती हुई गोलाकार रत्न कुर्सी पर बैठी जी फैक्स्यू गहरी नींद में सो रही थी। लड़की ने पुरुषों के घरेलू कपड़े पहने थे और उसके हाथ में लापरवाही से एक किताब थी। उसके मुलायम काले छोटे बाल गर्म धूप में लहरा रहे थे और उसकी मलाईदार बेदाग त्वचा कैमरे के नीचे लगभग न के बराबर दिख रही थी। वह बेहतरीन क्वालिटी की सफेद जेड जैसी लग रही थी। एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और पन्ने फड़फड़ाने लगे, जिससे एक हल्की सी आवाज आए। संसार स्थिर था, सब कुछ शांत था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो ये पंक्ति किसी न किसी तरह उनके दिमाग में आए। ठीक उसी समय एक चरमराहट हुई और बालकनी का दरवाजा खुला। इससे पहले कि एक दुबला पतला व्यक्ति अंदर आया। जबकि मिंग्यू दृश्य के केंद्र में प्रकट हुए तो सभी लोग अचंभित रह गए, जिनमें जियांग मुये भी शामिल थे, जो खुद को सीधा होने से नहीं रोक सके। उस समय के मिंग्यू ने एक धूसर चेकर टक्सीडो पहना हुआ था, जिसके अंदर एक सफेद शर्ट और एक काली टाई थी। उसके हाथ में एक सफेद मखमली कंबल था। वह सफेद बर्फ से ढके किसी जंगल के सबसे गहरे हिस्से जैसा लग रहा था, जो एक अलग ही गहराई को प्रकट कर रहा था। यह वही व्यक्ति था, लेकिन उसका संपूर्ण करिश्मा पूरी तरह बदल गया था। एक क्षण पहले वह अभी भी एक उदास और उदासीन युवक था, लेकिन उस क्षण वह इस कहावत का प्रतीक था कि उच्च स्थानों पर सुंदरता जेड की तरह होती है, जबकि सुंदर युवक दुनिया में बेजोड़ है। इस तरह के लुभावने दृश्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कोई कैसा दिखता है। ये सब करिश्मा के बारे में था। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वे जानते होंगे कि एक अभिनेता के लिए करिश्मा एक ऐसी चीज है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। इसे नियंत्रित करना सबसे मुश्किल काम है। क्यूई फांग इतना हैरान हुआ कि वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, यीशु, ये कैसे हो सकता है? अभिनय शुरू करने के बाद वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में कैसे बदल गया? क्या ये वास्तव में के मिंग्यू है? चेन हानचन लगातार शूटिंग को घूरती रही। जी यूमिंग ने भी अपनी सांस रोक रखी थी और ध्यान से ध्यान लगा रखा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बुदबुदाई, क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? मुझे लग रहा है कि के मिंग्यू की सीनियर पर नजर कोई नाटक नहीं है। के मिंग्यू की शूटिंग अभी भी चल रही थी। लिंग्यू बालकनी में चला गया। जी फेशु को कंबल से ढकते हुए उसकी हरकतें धीमी थीं। जब उसने जी फेशु को देखा तो उसका आभामंडल फिर से बदल गया, मानो बसंत के दिन ने गर्म हवा का झोंका देकर बर्फ को थोड़ा पिघला दिया हो और मानो उसकी आंखों में लाखों फूल खिल गए हों। जब उसने उसे अच्छी तरह से ढक लिया तो लिंग यू उठकर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि वह जी फेक्स्यू पर एक आखिरी नजर डालना चाहता था। उसके दोनों हाथों ने रेलिंग को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसे अभी अभी मंत्रमुग्ध कर दिया गया हो और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो। फिर वह बहुत धीरे धीरे जी फेक्स्यू के करीब चला गया। उन डूबती आंखों में प्रेम था, तर्क था, संघर्ष था। इन सब में ढेर सारी जटिल भावनाएं थीं और लहरें उसके भीतर टूट रही थीं। उसके दिल और आत्मा को बेचैन कर रही थीं। जैसे जैसे वह जी फेक्स्यू के और करीब आ रहा था, वहां मौजूद लगभग सभी लोग लिंग यू की भावनात्मक दुनिया में खो गए थे और सब शांत हो गए थे। अध्याय 922। हर कोई हैरान था। अध्याय 922। हर कोई हैरान था। क्या लिंग यू वास्तव में उसे चूमेगा? आखिरकार जी फेक्सू के लिए उसकी भावनाएं इतने लंबे समय से दबी हुई थीं। उसे सबसे पहले पता चला कि जी फेक्सू एक औरत है और वह उसे छुपाने में मदद कर रहा था। वह चुपचाप पर्दे के पीछे उसकी रक्षा करता रहा, जबकि वह उसे सीजिया से प्यार करते हुए देख रहा था। उस समय लिंग यू जी फेक्सू से केवल कुछ सांसों की दूरी पर थी और वह अगले ही पल उसे चूमने वाला था। अरे, क्या स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था कि उन्होंने किस नहीं किया? ये बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है? जियांग मुये इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि इस लड़के में कुछ तो है जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। चेन मिया ने उसे अप्रसन्नता से देखा और धीमी आवाज में कहा, चुप रहो, मेरे अभिनेताओं को प्रभावित मत करो। आपका अच्छा अभिनेता निजी कारणों से सार्वजनिक साधनों का उपयोग करने वाला है। जब जियांग मुये ने हंगामा किया तो लिंग यू ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उसकी सभी मिश्रित भावनाएं, तनाव और अनिश्चित वातावरण अचानक गायब हो गया। लिंग यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खड़ा हुआ और कंबल को व्यवस्थित किया जो हवा से उड़ गया था, और फिर जी फेक्स्यू के सामने रतन कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने जी फेक्स्यू के हाथ से किताब उठाई और चुपचाप उसे पलटने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर कोई भावना प्रकट नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सभी क्रू सदस्य अचानक एक आकर्षक और सौम्य सपने से जाग गए हों और वास्तविकता में लौट आए हों। के मिंग्यू ने अभी अभी लिंग यू की सबसे खास विशेषता यानी सूक्ष्मता का प्रदर्शन किया था। आखिरकार उसने इतनी जल्दी अपनी सारी भावनाओं पर काबू पा लिया था।
जैसे कि मिंग्यू के अभिनय से वहां मौजूद सभी लोग कई बार चौंक गए थे। निंगशी, जिसने आंखें बंद कर रखी थी और सोने का नाटक कर रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने बस इतना अनुमान लगाया था कि उसके आसपास की गर्म सांसें बता रही थीं कि कोई अचानक उसके पास आया और फिर चला गया। उस व्यक्ति के जाने से पहले उसने अपने कान के पास एक हल्की आह सुनी। उस आवाज में मानो कोई जादू था जो अब तक उसके कानों में गूंज रही थी, मानो मालिक की दबी हुई मगर गहरी भावनाओं को बयान कर रही हो। अंततः अपने दिल में चुपचाप समय गिनने के बाद निंगशी ने फैसला किया कि वह अपनी आंखें फिर से खोल सकती है। एक क्षण बाद निंगशी थोड़ा हिली और अपनी लंबी पलकों को कुछ बार झपकाया, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही निंगशी ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक किताब थी और वह अपना सिर झुकाए हुए बैठा था और पढ़ रहा था। जब उसने उसकी नींद खुलने की आवाज सुनी तो उस आदमी ने धीरे से ऊपर देखा और दुनिया से उसे अलग करने वाली बर्फ की परत एकदम से टूट गई। अपनी कोमल और प्यार भरी नजरों से उसने उसकी तरफ देखा। तुम जाग रही हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं और इतनी गहरी निगाहों से देखा, निंगशी की धड़कन रुक गई, फिर वह हक्की बक्की रह गई। बिल्कुल सही, इतिहास में पहली बार निंगशी ने गलत टेक लिया। जी यूमिंग हैरान रह गया। चेन हानचेन खुश दिख रहा था, जबकि क्यूई फॉन्ग पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने सोचा था कि मिंग्यू कोई गलत कदम उठाएगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह निंगशी होगी। सबसे ज्यादा हैरान तो जियान मुये ही था। धिक्कार है, वो तो निंगशी का बुरा टेक देखने के लिए काफी समय तक जिंदा रहा था। चेन मिया ने भी एक पल के लिए चौंकने के बाद प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से कट कहा और हंसने लगा। निंगशी, तुम क्यों चौंक गई? क्या तुम सच में पहले ही सो गई थी? निंगशी को होश आया और वह रतन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह खुद को मिंग्यू को फिर से देखने से रोक नहीं पाए। पहले वाले उदाहरण में इस व्यक्ति ने उसे जो अनुभूति दी थी वह शैतान जैसी क्यों थी? अध्याय 923 व्यवहारिक रूप से प्रेम की नदी में गिरना। अध्याय 923 व्यवहारिक रूप से प्रेम की नदी में गिरना। निंगशी ने अपनी भौहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाया और माफी मांगी। मुझे माफ करना निर्देशक, मैं गलती से विचलित हो गई थी। कोई बात नहीं, पहला भाग तो एकदम सही था, हम इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सिर्फ उस हिस्से से शूट करते हैं जहां आप जाग रहे हैं। चेन मिया ने प्रसन्नता से कहा। इससे पहले उन्हें चिंता थी कि मिंग्यू बहुत संकोची है और भावनात्मक दृश्यों को बखूबी नहीं निभा पाएगा, लेकिन किसे पता था कि वह इतना अच्छा होगा। उसकी नजरें तो बिल्कुल सटीक थीं। वह पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि जब फिल्म रिलीज होगी, भले ही वह केवल दूसरे मुख्य कलाकार होंगे और उनके पास चेन हानचेन जैसा चमकदार रूप नहीं होगा, फिर भी वह अपने इस भावनात्मक पक्ष के साथ कई प्रशंसक प्राप्त करेंगे। ठीक है, निंगशी ने ध्यान भटकते हुए उत्तर दिया और भीड़ के बीच मिंग्यू की आकृति को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। जब वे अभिनय नहीं कर रहे थे मिंग्यू अस्तित्वहीन हो गए, लोगों के समुद्र में डूब गए। निंगशी सोच में डूबी उस आदमी को देख रही थी जो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तभी जियांग मुए अचानक उसके पास आया और उसे अपनी ओर खींच लिया। निंगशी, इधर आओ। यह क्या है? जियांग मुए ने अपना सिर खुजलाया और रहस्यमय तरीके से कहा। निंग जियाओशी, क्या तुमने देखा कि इस आदमी ने पहले जिस तरह से व्यवहार किया था वह विशेष रूप से मेरे चाचा जैसा लग रहा था? अरे, अगर तुम्हें लगा होता तो क्या मुझे नहीं लगता? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने कितना खराब टेक लिया था? निंगशी ने झुंझलाकर कहा। कोने में क्यूई फांग उत्साह से मिंग्यू के पास गया और उससे बातचीत शुरू की। अरे मिंग्यू, तुम पहले कितने कूल थे, वो भी जो दूसरों को घसीटती फिरती है। तुमसे इतना हैरान हो गई कि उसने एक खराब टेक दिया। क्या तुमने सच में अपनी सारी एक्टिंग खुद सीखी है? क्या तुम्हारे कोई राज हैं? नहीं। क्यूई फॉन्ग लगभग आधे दिन तक बोलता रहा, फिर भी उसे केवल एक शब्द का उत्तर मिला। इसलिए वह तुरंत दुखी हो गया और अपनी सीट पर वापस लौट गया। छी, अभिनय तो मस्त है, नाम भी साधारण है, शक्ल सूरत भी साधारण है, आभा भी साधारण है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वह कहाँ से है। शायद उसकी कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि होगी। यदि वास्तव में उनकी ऐसी पृष्ठभूमि थी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके साथ घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें उन पर अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन हानचेन ने अचानक कहा, ये तो बस एक कंगाल व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है। जब क्यूई फॉन्ग ने ये सुना तो उसने पूछा, हानचेन, क्या तुमने चारों ओर पूछताछ की है? देखो, मुझे ये पता था। उसके रूप रंग के आधार पर मुझे पता था कि उसके पीछे कोई बड़ा समर्थन नहीं होगा। कुछ देर आराम करने के बाद शूटिंग जारी रही। धूप से जगमगाती बालकनी में वह आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी। उसकी लंबी उंगलियां कुछ देर तक किताब पलट रही थीं। उसके शरीर से किसी रईस का सा आभास मिल रहा था। लड़की उसके सामने रतन की कुर्सी पर सो रही थी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। तुम जाग रही हो? आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूरज से भी अधिक आकर्षक थीं और उसने उसे कोमलता से देखा, जिसने उसके निजी स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि उसे गर्मजोशी से भर दिया। निंगशी संवाद। चेन मिया ने उत्सुकता से याद दिलाया कि वह बहुत दूर नहीं है। हालांकि निंगशी मिंग्यू को स्तब्ध होकर देखती रही और फिर से एक खराब टेक किया। चेन मिया अवाक रह गया। क्या हो रहा था? उसे ऐसा क्यों लगा कि निंगशी मिंग्यू को देखना ठीक नहीं था? क्या वो सचमुच प्यार की नदी में गिर गई थी? उसके कट चिल्लाने के बाद चेन मिया ने निंगशी को याद दिलाने के लिए बुलाया। निंगशी, अपनी आंखों पर ध्यान दो, तुम अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर रही हो। इस शो में जी फैक्स यू लिंग यू को एक दोस्त की तरह मानती है। उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है।
इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम भावुक हो। अध्याय 924 व्यवहारिक रूप से मुझे लुभाना। अध्याय 924 व्यवहारिक रूप से मुझे लुभाना। चेन मियाँ की बातें सुनते ही जियांग मुये का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने निंगक्षी के अवाक भाव को देखा। कोने में क्यूई फोंग ने सूरजमुखी के बीजों का एक थैला निकाला था और शो देखते हुए उन्हें चबा रहा था। जी यूमिंग चिंतित लग रही थी। उन्हें निंगक्षी की थोड़ी चिंता थी और साथ ही थोड़ी उलझन भी। ये कितना आसान सीन था, लेकिन निंगक्षी ने फिर से खराब टेक क्यों किया? यह सही नहीं था। चेन मियाँ की बात सुनते ही निंगक्षी ने अपना चेहरा पोंछा और खुद को शांत किया। डायरेक्टर, मैं समझ गई, चलो इसे फिर से करते हैं। इस बार मैं जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार और। चेन मियाँ ने सभी को फिर से शुरू करने का संकेत दिया। सूरज की रोशनी में निंगक्षी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तुम जाग रहे हो? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। निंगक्षी फिर से दंग रह गई, लेकिन उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी और बातचीत जारी रखने ही वाली थी। जब उस आदमी ने उसे आश्चर्य से घूरते देखा तो वह अचानक मुस्कुराया और उसकी मनमोहक आंखें भी मुस्कुरा उठीं। खैर, फिर तो यही बात थी। इस मुस्कुराहट के कारण निंगक्षी पूरी तरह से हैरान रह गई। तीसरी बार खराब निर्णय। निंगक्षी ने संकेत दिया कि वह मानसिक रूप से थकी हुई थी। चेन मियाँ ने गला साफ किया। निंगक्षी, क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं सबको 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। फिर उसने सभी क्रू सदस्यों को आराम करने को कहा और निंगक्षी को खुद को व्यवस्थित करने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्यूई फांग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर जी यूमिंग से कहा, ये आपकी आदर्श हैं, सीनियर। देखिए, ये उनकी प्रतिभा का असली स्तर है। बस एक दिन में ही वो अपने असली रूप में लौट आए हैं। ये एक बहुत ही साधारण दृश्य है, फिर भी उन्होंने 3 बार खराब टेक दिया है। वो तो साधारण से साधारण संवाद भी याद नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ अच्छा अभिनय करना जानती हैं। सीनियर आज कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आप क्यों खुश हो रहे हैं? बेहतर होगा कि आप अपनी चिंता करें। बाद में आपका और चेन हानचेन का एक किसिंग सीन होगा। जी यूमिंग ने इशारा किया। जैसे ही उसने ये कहा, क्यूई फोन का चेहरा तुरंत बर्तन के तले की तरह काला हो गया और चेन हानचेन भी बहुत खुश नहीं दिख रहा था। यह सही था, आज उन दोनों का एक किसिंग सीन था। उस समय निंगक्षी उदास होकर कुर्सी पर लेटी हुई थी। जियांग मुये अहंकार से उसके ऊपर खड़ा हो गया और कृपालुता से बोला, वे बिल्कुल एक जैसे व्यवहार करते हैं। अपनी ओर देखो, क्या तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती? निंगक्षी थोड़ी नाराज हुई। तुम्हें कुछ नहीं पता, बस बकबक करती रहती हो। क्या ये बस थोड़ा सा मिलता जुलता है? मुझे तो सच में लगा था कि लू टिंगजियाओ ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, खासकर जब वो पहले मुझे देखकर मुस्कुराया था। क्या तुमने गौर किया? वो तो मुझे गलतियां करने के लिए बहका रहा था। वह कब मुस्कुराया? क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? जियांग मुये अवाक रह गया। निंगक्षी ने इशारा किया कि वह मानसिक रूप से थकी हुई थी और कुछ नहीं बोलना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद पहले उस नजरिए से देखने वाली वह अकेली थी। क्या वाकई इतना मिलता जुलता है? जियांग मुये तो एक अजनबी था, इसलिए वह नहीं जान सकता था कि निंगक्षी कैसा महसूस कर रही होगी। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा। बात उसके रूप रंग की नहीं, बस एहसास की है। मैं इसे बयां नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि मिंग्यू ही असल में छद्मवेश में लू टिंगजियाओ है? जियांग मुये अवाक रह गया। क्या तुमने मार्शल आर्ट के बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं? कोई इस हद तक किस तरह का भेष अपना सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंसानी खाल का मुखौटा जैसी कोई चीज होती है? निंगक्षी बुदबुदाई। किसने कहा कि वहाँ नहीं है? जियांग मुये ने सोचा। ऐसा तो होता है, लेकिन अगर हॉलीवुड की स्पेशल इफेक्ट्स टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन फेस रिकंस्ट्रक्शन स्किल्स का इस्तेमाल भी करे, तो भी वे ऐसा असर नहीं कर सकते। मैंने काफी ध्यान से देखा है। अगर यह कोई छद्मवेश था, तो इसमें कोई खामी नहीं है। निंगक्षी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। उफ, हॉलीवुड की स्पेशल इफेक्ट्स टीम तो कुछ भी नहीं है। दोनों कुछ देर बातें करते रहे और निंगक्षी अब और नहीं बैठ सकी, इसलिए वह अचानक खड़ी हो गई। नहीं, आपके साथ क्या है? मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है, निंगक्षी ने मिंग्यू के पास जाते हुए कहा। अध्याय 925 काश वह उसे परत दर परत छील पाती। अध्याय 925 काश वह उसे परत दर परत छील पाती। बात करने की क्या बात है? क्या वो पागल है? उसके पीछे से जियांग मुये बुदबुदाया। निंगक्षी सीधे मिंग्यू के पास गई और उसके सामने रुक गई। मिंग्यू ने देखा कि कोई पास आ गया है, तो उसने अपनी स्क्रिप्ट से नजरें उठाईं। जब उसने देखा कि वह कौन है, तो उसने अभिवादन किया। वरिष्ठ। निंगक्षी ने अपना सिर खुजलाया। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये शैतान कैसे हो सकता है? कल काम खत्म होने से पहले ही यह लड़का उनके हस्ताक्षर लेने के लिए दौड़ा आया और कहने लगा कि वह उनका प्रशंसक है। वरिष्ठ। जब उसने निंगक्षी को बिना कुछ बोले वहां खड़ा देखा, तो मिंग्यू ने फिर से पुकारा। हम कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें ढूंढना चाहती थी और यूं ही बातें करना चाहती थी। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि तुमने लिंग यू के किरदार को इस तरह से क्यों समझाया? निंगक्षी ने कहा और उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे पर एक्सरे की तरह घूम गईं। वह एक साधारण सा चेहरा था, जिसमें कोई खास विशेषताएं नहीं थीं और न ही किसी छद्मवेश का कोई निशान था। उसके हाव भाव भी बहुत स्वाभाविक थे। यदि यह वास्तव में एक भेष था, तो संभवतः इस दुनिया में कोई भी इसे इतने विस्तृत स्तर तक नहीं कर सकता था। निंगक्षी ने आधे दिन तक कोई सुराग नहीं ढूंढा। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह हार मान लेगी। यदि वह ऐसा कर सकती, तो वह वास्तव में उसकी त्वचा की परत को छीलकर देखना चाहती थी।
स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने के बाद मुझे लगा कि लिंग यू का प्रतिनिधित्व करने का ये सबसे उपयुक्त तरीका है। कि मिंगयू ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। निंगशी ने उसे देखा, फिर बोलने के लिए मुंह खोला और फिर बंद किया, और फिर उसकी आंखों को देखा जिन्होंने उसका ध्यान भटका दिया था। उसे लगा जैसे कोई गहरा आकर्षण उसकी ओर खींच रहा है और वह सचमुच जानना चाहती थी कि क्या वह वाकई लू टिंगजियाओ है। इस प्रकार अनजाने में वह खुद को रोक नहीं पाई और उस आदमी के चेहरे तक पहुंचने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही निंगशी की उंगलियां लिंग यू को छुईं, एक जोरदार झटके ने उसे पीछे से खींचकर एक कोने में ले गया। जियांग मुये चिल्लाया, धिक्कार है। निंगशी, तुम पागल हो क्या? तुम सेट पर हो तो क्या हुआ? क्या मैं उसके साथ अभ्यास नहीं कर सकती? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? निंगशी ने तथ्यात्मक लहजे में कहा। क्या कोई इस तरह से रिहर्सल करेगा? जिस तरह से आपकी नजरें उसे देख रही थीं, मानो आप चाहते हो कि आप उसे परत दर परत उधेड़ सकें। क्या आप फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक बदनाम अफवाह फैलाना चाहते हैं? निंगशी खांसी, क्या यह इतना ज्यादा था? तुम्हें क्या लगता है? जियांग मुये ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। उठो, ठीक है, तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है तुम मेरे चाचा को याद करके पागल हो गई हो। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी नजरों में कोई भी उनके जैसा दिखता। निंगशी ने अपना माथा रगड़ा। मैं शायद थोड़ी पागल हो गई हूँ। उठो, उठो, उठो। सीनियर, क्या आप ठीक हैं? उसी समय जी यूमिंग चिंतित भाव से वहां आईं। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी करके पूछा, सीनियर, क्या आपके पीरियड्स चल रहे हैं? क्या मैं जाकर आपके लिए ब्राउन शुगर वाला पानी लाऊं? जब निंगशी ने उस चिंतित लड़की को देखा तो वह हंस पड़ी। नहीं, चिंता मत करो, शुक्रिया, आपका स्वागत है, शुभकामनाएं, सीनियर, मुझे आप पर विश्वास है। जी यूमिंग ने अपनी मुट्ठी बांधी। निंगशी ने जी यूमिंग की तरफ देखा और अचानक उसके मन में एक विचार पौधा। उसे याद आया कि पहले दिन उन्होंने जो पहला सीन शूट किया था उसमें जी यूमिंग उसकी गोद में बैठी थी। उस वक्त के मिंगयू की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर के मिंगयू उस समय लगभग अस्तित्वहीन था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। बहुत जल्दी ही 10 मिनट बीत गए। चौथा टेक शुरू हुआ। निंगशी, तुम ठीक हो? चेन मिया ने चिंतित होकर पूछा। निंगशी ने ओके का इशारा किया। कोई बात नहीं, 3 बार से ज्यादा नहीं। अगर वो लड़का लू टिंगजियाओ भी होता तो भी चौथी बार वो कोई बुरा टेक नहीं कर सकती थी।